वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर बैक ऑन डीयू परीक्षा विद आवर केमिस्ट्री का 2023 वाला पेपर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कोई बच्चा भेज दे, और एक भाई ने आज भेजा। बस मैंने उनसे बोल दिया था कि यार बस रात तक इंतजार करो, पूरी कोशिश रहेगी आज ही आज इसको मैं अपलोड कर दूं। एंड फाइनली मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया है आज ही आज हाथ के हाथ। तो 2023 का आपका पेपर फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री वालों के लिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री वालों के लिए, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वालों के लिए, सभी लोग आई होप 2024 का देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा तो वो जल्द से जल्द जाके देख लीजिए, आपका अवेलेबल है। प्लेलिस्ट की आपको लिंक भी मैं ऐसा करता हूँ डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो सारे के सारे लेक्चर्स आप देख लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग डेप्थ में डिस्कस कर रखा है, जो मैं लेक्चर के दौरान भी आपको बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा उसके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी बच्चों को आप जानते हैं फिजिकल साइंस वालों करिए। एक ही दिन है यार, मतलब आप देखिए मैंने कितनी फास्टली काम करा है, मतलब सच में बहुत ज्यादा। और इतना ईजी काम नहीं होता कि इतनी जल्दी किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर लेना। वो तो बस मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे एनर्जी दी इस चीज को जल्द से जल्द करने की, जल्द से जल्द चीजों को करने की, कि मैं जल्द से जल्द क्वेश्चंस के आंसर एंड सब कुछ फ्रेम कर पाया, सब कुछ समझ पाया कि किस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना है। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एंड आई होप आप सभी को समझ आएगा। तो जरूर फीडबैक देते हुए जाइएगा, दोस्तों को भेज दिए, सभी दोस्तों को भेजिए, सभी ग्रुप्स में अपने भेज दीजिए, जिन जिनको आप जानते हैं फिजिकल साइंस केमिस्ट्री वालों को सबको भेजिए। फिर आगे वाले सेमेस्टर में भी जरूर कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आप बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ और चीजें करने के लिए, बट डिपेंड करेगा वो आपके रिस्पॉन्स पर। सो बाकी ऑनर्स वाले से आप पूछ सकते हैं उनका सेमेस्टर में कितनी ज्यादा उनकी हेल्प हुई थी। तो आई थिंक इतना ही ज्ञान काफी है आज के लिए। वो पूरा आपका जो है वो पेपर आपके सामने रख दिया गया है 2023 का सॉल्व करके। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो एडमिन टेलीग्राम पर जो है उनको मतलब मैं ही हूँ, मैसेज कीजिए। पूरी तरीके से आपको प्रॉपर गाइडेंस करने की कोशिश रहेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और यही था हमारा, इतना ही सफर था फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री वालों बच्चों के साथ। तो उसको स्टार्ट करते हैं, और नॉट स्टार्ट स्टार्ट तो कर दिया था, बस एंड करते हैं इस लेक्चर के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 2023 का, जो किसी बच्चे से ही मिला था ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर कुछ कुछ तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो मिलेगा, दैट इज उस बच्चे ने लिख रखा होगा भाई जिसका भी पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए, अरेंज करने में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन भाई बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, 2 नंबर का है। क्या होता है हम सभी को पता है, अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप क्या लिखेंगे सर? इसका रीजन आप लिखेंगे जैसे जैसे आप अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं वैसे वैसे जेड इफेक्टिव, जिसको आप क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो होता है इंक्रीज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पुल किया जाएगा, और अगर स्ट्रांगली पुल किया जाएगा सो देयर इज अ श्रिंकेज, आप बोल सकते हैं इन द साइज, या फिर आपका जो साइज है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो साइज आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। क्यों करेगा, उसका पूरा रीजन यहाँ पर बता दिया है कि क्या होगा, कि इलेक्ट्रॉन को जैसे ही पुल करेंगे मतलब अपनी तरफ खींचेंगे। अपनी तरफ खींचने का क्या मतलब है, मतलब ऑब्वियसली साइज को हम छोटा करें। तो इस तरीके से आपको समझाना है ये ऑर्डर। आई होप आप 2 मार्क्स में आराम से लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बॉन्डिंग। देखो यार, यहाँ पे जो है ना 2 रीजन होते हैं इसके, ये NH3 और NH3 का बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहले तो आई थिंक NH3 का ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसका एक रीजन जो हमारे नोट्स में था, जैसे कि ये मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों को पढ़ाया था फर्स्ट सेम में, मुझे भी ये नोट्स मिले थे किसी सीनियर के। तो केमिस्ट्री ऑनर्स वालों को ही मैंने पढ़ा था, बट आपके लिए भी यही सेम चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम हाई होती है, तो इट विल अट्रैक्ट द चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज अ रिजल्ट the charge density will be concentrated on central atom, causing more interaction between electrons. Higher will be repulsion, larger will be the bond angle, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा है, जैसे कि नाइट्रोजन की ज्यादा है हाइड्रोजन, तो क्या करेगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आप सभी को बताया नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसकी तरफ डेल नेगेटिव आएगा। हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। और इस पे लोन पेयर तो है ही। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे होगी, सेंट्रल एटम पर। क्या होगा इससे, कॉजिंग मोर इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से रिपल्जन ज्यादा होगी, और आपका जो है वो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। ये इसका एक रीजन आता है। बट जो मैं अगेन में बताऊं, एक्चुअल रीजन जो है वो आपका आता है कहीं ना कहीं ड्रैगोज रूल से। अब पता नहीं मुझे वो सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि PCL 5 के लिए तो आता है। तो आपका ड्रैगोज रूल से जो है वो एक्चुअल रीजन आता है कि जहां पर आपके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, वहीं पर आपका जो है वो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। ये हमारा ड्रैगोज रूल कहीं ना कहीं बोलता है। सो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, मैंने आई थिंक जब हम कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में तो बात करिए कि आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले जो होते हैं ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसमें हमने बात करी थी कि आपका एक्सियल पे कौन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं, अगर नहीं बताया तो अब बता दूं, वहां पर पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर नहीं होता। तो लोन पेयर जाता है वहां, लोन पेयर चाहता है एस कैरेक्टर,
या फिर एस कैरेक्टर ना ही बताया मैंने, तो लोन पेयर को मैंने बताया था ना इक्वेटोरियल पर जाता है, तो इक्वेटोरियल पर इसीलिए जाता है क्योंकि वहां पर एस कैरेक्टर होता है। इस बात को थोड़ा सा याद कर लीजिए, मैं एक्जैक्टली नहीं समझा सकता क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डाउट है कि सिलेबस में है नहीं, क्योंकि लिखा हुआ तो नहीं। अब उसी से रिलेटेड सवाल आ रहा है, सवाल उससे रिलेटेड होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका आइडिया मुझे देना पड़ेगा। यहाँ हो गया, अब आप देखेंगे पीसीएल उसमें बॉन्ड लेंथ आपकी इक्वल नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं, वैसे ये तो खैर ड्रैगोस रूल का ही आएगा, बट हाँ थोड़ा सा आपका जो है वो जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कौन एक्सियल पे जाएगा कौन इक्वेटोरियल पे जाएगा, वो आपका ड्रैगोस रूल ही कहीं ना कहीं बात करता है, और वो आपका बात करता है परसेंटेज एस कैरेक्टर की। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा तो आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो NF3 में अगर मैं बात करूं, NF3 में अगर मैं बात करूं, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, इसमें आपका जो है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है लो, परसेंटेज एस कैरेक्टर लो। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो आपको कर लो, बस आपको इतना याद रखना है कि आप बता दीजिएगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं लो होता है। अच्छा यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एरो गलत लगा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा, एरो ये होगा, बाकी यहाँ डिग्रीज में तो आपको दिख ही रहा होगा किसकी बॉन्ड, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसका कम। तो 107 डिग्री 28 मिनट होता है, ये होता है 101.9 डिग्री लगभग लगभग। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होगी, ठीक है, इस तरीके से आप समझा देंगे। नेक्स्ट, NaCl इज सोल्यूबल वेयर AgCl इज नॉट इनसोल्यूबल। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली डिस्कस किया था अपने केमिकल बॉन्डिंग के पूरे जो वन शॉट्स हैं उसमें किया, पता नहीं 2023 नहीं, मतलब 2023 2024 में, ये वाला तो नहीं किया हाँ, बट इससे रिलेटेड फजांस रूल से आया था क्वेश्चन। तो आपका 2024 के पेपर में भी इससे रिलेटेड सवाल है, और पूरी लेक्चर्स में बहुत ज्यादा इसको डिस्कस कर रखा है कि एक फजांस रूल क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर डिटेल में बात करिए 2023 वाले पेपर में। अब भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड में, बताता है फजांस रूल। कैटायन होता है, एक एनायन होता है, कैटायन कितना ज्यादा एनायन को अपनी तरफ खींच सकता है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन पावर, और एनायन कितना ज्यादा खिंच जाता है उसको बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। ये आपकी थोड़ी सी बेसिक चीज थी। अब हमने बताया था जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा चार्ज कैटायन पर उतनी ज्यादा आपकी कोवेलेंट कैरेक्टर, उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। स्मॉल कैटायन होगा और लार्ज एनायन होगा तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या हुआ था इसका लॉजिक, हमने नेक्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि छोटा साइज होगा कैटायन का, तो कैटायन का न्यूक्लियस जो है एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अप्रोच कर सकता है, और अगर एनायन बड़ा होगा तो एनायन का जो, अगर एनायन बड़ा है तो एनायन का न्यूक्लियस एनायन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कम अप्रोच कर पाएगा। तो अगर आउटर मोस्ट वाले को हमारा जो इनसाइड न्यूक्लियस है वो कम करवा रहे तो बाहर वाले को मौका मिलेगा, और वो मौके पर चौका मार के एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे आपकी पोलराइजेशन हो जाती है। तो इसी वजह से ये दो रीजन थे। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन में बात करनी है वो करनी है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की, जो हमने बात करी थी Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस, तीनों में आपको सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन देखने को मिलती है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर CuCl में ज्यादा है NaCl से, AgCl में ज्यादा है NaCl से, AuCl में ज्यादा है NaCl से। तो इसका रीजन आता है अब यहीं पर कि भाई जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्या सभी लोग मानते हैं? जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या उतना मुश्किल होगा बॉन्ड तोड़ना? हाँ सर उतना मुश्किल होगा। क्या उतना मुश्किल मेल्टिंग, उतना मुश्किल होगा मेल्ट करना? हाँ सर सॉलिड सॉलिड का बॉन्ड तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सेम चीज आपका कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट पर भी आती है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। सोल्यूबिलिटी, क्या अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो पोलर सॉल्वेंट में, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो क्या होगा, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक मतलब कहीं ना कहीं आयंस की बात हो रही है, तो आपका पोलर सॉल्वेंट जो है उसमें आपका कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएगा कौन, आयनिक कंपाउंड। तो जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, और जितना ज्यादा आपका दूसरा क्या बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में कहीं ना कहीं आपको उसकी सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये बात करते हैं। अब यहाँ पर आप इसको सिंपल सा आंसर कर दीजिए कि यार NaCl क्यों सॉल्युबल होता है, बिकॉज ये क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें कम है, इसमें आयनिक कैरेक्टर है ज्यादा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है ज्यादा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो आपका पोलर सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होता है, आयनिक वाला, तो पोलर में ये हो जाएगा डिसॉल्व। तो इसीलिए क्या ये सॉल्युबल है। तो पूरा फजांस रूल को एक्सप्लेन करते हुए बेहतरीन अंदाज में इस सवाल को आप निपटा देंगे आई होप। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इस वाले में बात करी थी अपने डिटेल वाले लेक्चर में कि CuCl जो है वो क्या है, इनसॉल्युबल है इन वाटर में, वाइल NaCl। अच्छा सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होती है, जब भी आपके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो आपकी वो कहलाती है सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जैसे कि D10 कॉन्फिगरेशन, कॉपर पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव के, इन सभी के वैलेंस शेल में 18 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कहलाते हैं क्या, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन रखने वाले लोग। और नोबल गैस कॉन्फिगरेशन वाले तो हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे कि Na प्लस है उसके वैलेंस शेल में जो है सेकंड शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। आई होप आप सभी को ये चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करनी है VACPR के थ्रू हमें इनकी हाइब्रिडाइजेशन शेप बनानी है। तो भाई VACPR से मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग का आई थिंक सेकंड लेक्चर में VACPR है वो देख लिया ना, VACPR का सवाल गलत नहीं होगा आपसे, बिल्कुल भी कोई सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गलत हो जाए। ठीक है, आइए इसका हाइब्रिडाइजेशन और ये निकालते हैं। तो सबसे पहले ये सारे के सारे हमने कर रखे हैं, हम लगाएंगे फॉर्मूला H बराबर हाफ ऑफ M प्लस
क्या बोले बोलिए, एम प्लस वी माइनस सी प्लस है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे। एम क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, मतलब जो एक बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। वी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सी अगर कैटायन है तो कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट, एनायन है तो एनायन के नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे। ये इसके हमारे कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला हो गया। अब आप लगा लीजिए किसका, सबसे पहले देख सकते हैं आप पानी के लिए हमने बात करी है, तो पानी के लिए देखें दो मोनोवेलेंट एटम क्या है, हाइड्रोजन है। 6 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। क्या कोई चार्ज नहीं सर, ना कैटायन ना है, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आ गया 4। एच जैसे ही 4 आया वैसे ही आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। तो H अगर 2 आता तो sp3 आता, तो sp2 देन सो ऑन। आप यहाँ पर ये चीज इसको अपनी आंखों से बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई सर, हाँ सर आ गई। अब उसके बाद आप शेप बना दीजिए, आपको आराम से पता लग रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है। सर हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस नहीं सर, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही बॉन्ड बना सकते, तो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना लेगा। दूसरा भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लेगा। बचे कितने ऑक्सीजन के पास, 3। सर 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो मतलब 2 लोन पेयर बचे, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी शेप जो वो आ जाएगी क्या, बेंट शेप। क्या आ जाएगी, बेंट शेप आपकी आ जाएगी, या वी शेप भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एक चीज हो गया। तो यहाँ पे आपकी बैंड शेप आ गई। वैसे आपका अमोनिया का यहाँ पे आपसे सवाल में जो पूछा था वो ये पूछा था, ठीक है। तो ये हमने डिटेल वाले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, डिटेल वाले वो वाले जो आपके 4 लेक्चर है ना प्ले केमिकल बॉन्डिंग उसमें। तो अब बात करते हैं SF6 और HCF4 की, दोनों की बात हमने कर रखी है। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, H इज इक्वल टू हाफ ऑफ M प्लस V से निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हम देखेंगे sp3d2 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें बताया जेनॉन की जो कॉन्फिगरेशन है ना वो होती है 5s2 5, ओ सॉरी 5p8 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5p6 आना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है 5p6 होती है, ठीक है। तो मतलब हमारे कुछ इस तरीके से होगा, अभी समझिए, आप इधर मत देखिए, अभी समझिए ये होगी, हाँ। अब बट हमें क्या करना है सर, हमें जो है फ्लोरीन है हमारे पास। अच्छा ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकली, 4 फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम्स, 8 वैलेंस शेल में जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ 2 और 2 और 6 8 होते हैं ना, हाँ ठीक है। ये बना लिया हमने 5s2 5p। अब क्या करना है हमें, कितने बॉन्ड बनाने सर, आपको जो है वो 4 बॉन्ड बनाने, ठीक है। सब मानते हैं इस बात को, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। तो यदि 4 बॉन्ड बनाने तो चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज अनपेयर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, हाँ। तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अनपेयर्ड करके डी में भेज देंगे, और अब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में D2 आ रहा है, तो D2 में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं। समझ आया, बोलिए ये सुनो। नाउ वी कैन सिंपली डू के एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके, एक और एक ये, तो आपके 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अनपेयर्ड 4 हो गए पेयर्ड। तो करा दीजिए हाइब्रिडाइजेशन, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्या, sp3d2। आई होप ये चीज सभी को समझ में आई होगी, हाँ सर बिल्कुल आ गई। जैसे ही आ गई, अब आपको पता है क्या कि 2 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं और 4 बॉन्ड पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आपकी ज्योमेट्री हुई ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल ली और शेप आपकी होती है स्क्वायर प्लेनर। आई होप सभी को ये चीज समझ में आई होगी बढ़िया तरीके से, यस सर। नेक्स्ट हमने बात कर दी SF6 की, तो SF6 में यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस करता है PCl5 रिएक्टिव क्यों होता है SF6 से। तो क्योंकि PCl5 में ऑब्वियसली यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल, तो एक ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा, एक ही बॉन्ड, इस वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इस वाले की बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो खैर इस ये क्वेश्चन नहीं, तो हमें यहाँ पर SF6 की शेप बनाई थी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 में भी आप सिंपल से क्या कर सकते हैं सर, ये कर सकते हैं SF6 में सल्फर है, क्या होता है इसका 3s2 3p6, हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए तो आ जाएगी sp3d2, ठीक है। ये आ जाएगी, हाँ सर ऑक्टाहेड्रल शेप की हमारी आ जाएगी। सारे के सारे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करने तो कर दीजिएगा, सारे के सारे करने, एक सेकंड 6 है ना, तो आपको सारे के सारे, ये सारे के सारे आपको जो है वो कहीं ना कहीं अनपेयर्ड करने हैं। नहीं यार सारे नहीं करने, 6 सॉरी अच्छा यार कॉन्फ़िगरेशन गलती थी, क्या कर रहा हूँ बता नहीं रहा है। 3s2 3p6, हाँ तो 3s2 3p6 और आपका 3d0 मौजूद है, तो आपको सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने। एक इसमें बचेगा एट द एंड, 3 इसमें बचेंगे एट द एंड, और 2 इसमें बचेंगे, तो आप सिंपल सा कर दीजिए हाइब्रिडाइज। तो ये आपका हो जाएगा sp3d2। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी, आपको पता है आपका एग्जाम ही है भाई बस एक दिन में, तो आपको जल्दी से थोड़ा सा स्पीड फास्ट चलनी है। बाकी डिटेल में जिसने केमिकल बॉन्डिंग के देख लिया, अभी टाइम है, मतलब आपके पास तो है 24 घंटे से 24 घंटे लगभग, तो आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग के वो चारों लेक्चर जो आपके आई थिंक 3 घंटे के आसपास है। तो प्रॉपरली आपको केमिकल बॉन्डिंग आ जाएगा, ये सवाल आप खुद ही कर पाएंगे, और फिर 2023-2024 का देख लीजिए आपका हो जाएगा काम। फिर बाकी तो आप मैक्सिमम सवाल बना ही लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये आपकी क्या बात हो गई यहाँ पर sp3d2 के बारे में यहाँ पर बात हो गई। तो SF6 को अब आप सिंपल सा बना सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है हर एक्सिस पर एक एक बॉन्ड आपका होता है, तो SF6 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। तो ये CPR से शेप हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल ली। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द बेरिलियम फ्लोराइड मॉलिक्यूल इज लीनियर। BeF2 के बारे में बात हो रही है कि ये लीनियर है, हाँ सर बिल्कुल होता है, क्योंकि बेरिलियम क्या है 1s2 2s2, हाँ तो क्या है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये हमारा जो है वो लीनियर ही होगा 180 डिग्री का एंगल। बट सल्फर फ्लोराइड इज एंगुलर, तो SF2 जो है वो एंगुलर होती है। तो SF2 की बात करें भाई, SF2 जो है सल्फर है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हैं ये होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी। नाउ ऑल दो बोथ आर ट्राइटोमिक, तो सबसे पहले तो भाई इन्होंने क्वेश्चन ही गलत लिखा है, बोथ आर ट्राइटोमिक, हाँ सॉरी सॉरी ट्राइटोमिक, ये ट्राइटोमिक मतलब 3 एटम्स है ना, मुझे कुछ और मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ट्राइटोमिक 3 एटम्स है, हाँ भाई 3 एटम्स। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बेरिलियम के पास क्या नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, आप बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा,
ये आ जाएगी 1:2 2:2। अच्छा, इससे बात नहीं बनेगी तो आपको इसका अनपेयर्ड करना होगा एक इलेक्ट्रॉन, 2p0 मौजूद होगा इसके पास, तो आपको 2p0 से उसमें 2p1 कर देना है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे दो इसके बाद डब्बे खाली होगा और इस पे एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो आप बोलेंगे कि यार इसके वैलेंस शेल में तो कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो मतलब कोई लोन पेयर रिपल्जन नहीं है। तो क्या होगा, ना लोन पेयर रिपल्जन, ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो एकदम सा ये स्ट्रेट लाइन आपका जो है वो 180 डिग्री का लीनियर मॉलिक्यूल बन जाएगा। वेयर एज SF2 दैट इज सल्फर फ्लोराइड, इट हैज क्या, इट हैज दो लोन पेयर। तो दो लोन पेयर से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर हर तरीके की रिपल्जन प्रेजेंट है। आई होप ये सभी चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो BF2 हो गया, SF2 हो गया, दोनों आई होप आपको अच्छे से इजीली समझ में आ गई। तो कर लेंगे इसको, कोई ज्यादा इसमें डाउट नहीं होगा, आई डोंट थिंक तो क्या लिखना कैसा है बता दिया मैंने कि आपको बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, SF2 में फिर आप सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा। SF2 में आप देख सकते हैं कि सल्फर जो है वो क्या होता है 3s2 3p4। अच्छा, इसमें एक और चीज, यहाँ पे आपको कोई भी अनपेड करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली दो अनपेड हैं ही पहले से, और दो ही आपको जो है वो बॉन्ड बनाने। तो दो लोन पेयर आपका, एक लोन पेयर इसका, एक लोन पेयर इसका आ जाएगा आपकी आंखों के सामने। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। VACBR के थ्रू हमें एक्सप्लेन करना है वाटर में इतना बॉन्ड एंगल क्यों, अमोनिया में इतना बॉन्ड एंगल क्यों। तो सेम सवाल डिस्कस कर रखा है हमने डिटेल लेक्चर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल अमोनिया का था। अच्छा, सारे जो लेक्चर है ना हमारे, जितने भी लेक्चर में सवाल डिस्कस करे थे, मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जो भी केमिकल बॉन्डिंग में सवाल डिस्कस होंगे ना, एक भी क्वेश्चन 2023, एक 2023 का तो खैर पेपर ही अभी मुझे किसी ने भेजा, वो तो था ही नहीं मेरे पास। एक भी क्वेश्चन 2024 के पेपर से नहीं लिया था, 2023 के पेपर से नहीं लिया था। तो आप देख सकते हैं पुराने सवालों में से 2023 और 2024 में कितने रिपीट हो गए। तो अगर 2023 2024 में रिपीट हो सकते हैं तो 2025 में भी शॉर्ट रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे। और ऑनर्स वाले स्टूडेंट के साथ सेमेस्टर 1 में ऐसा हो चुका है, उन्हें पता है केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों को कितनी इंपॉर्टेंस रही है इन सारे PYQ वीडियोस की। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, मैं यही बोलूंगा। जो लोग अभी तक देख रहे हैं और बिना सब्सक्राइब करे उन्होंने मजा आया तो यार सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ी जल्दी ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करनी है हमें अमोनिया और पानी के बीच में। तो अमोनिया में आप सभी लोग जानते हैं क्या है, NH3 है, एक लोन पेयर है। यहाँ पर दो लोन पेयर है, तो आपको बताना है यहाँ पर दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर रिपल्जन मौजूद है, और यहाँ पे एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपकी कहीं ना कहीं मौजूद है। इस तरीके से आपको लिखना है कि यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा है। अगर लोन पेयर ज्यादा है तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जहां ही लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करा, सोचिए अगर इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करा तो ये क्या होगा सर, ये हल्का सा ना इधर की तरफ खिसकने लगेगा, इस साइड खिसकने लगेगा। तो एक चीज हमने पढ़ी थी, लोन पेयर, सेंट्रल एटम और सब्सिडरी एटम। लोन पेयर क्या आप लिख दीजिए, लोन पेयर, सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर, इसका जो एंगल है इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ। ये अल्फा बढ़ेगा, जैसे ये अल्फा बढ़ा मतलब ये इधर की तरफ आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। अगर ये अल्फा बढ़ा तो थीटा आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आई थिंक हमने इसको डिटेल में बात करी थी कि क्या अल्फा और क्या वो। तो यहाँ पर आई होप समझ में आ रहा होगा कि लोन पेयर की वजह से लोन पेयर। अच्छा, तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये भी तो यहाँ पर है। हाँ भाई यहाँ पर है, बट यहाँ कितने, एक लोन पेयर है। यहाँ पे इसने इसको रिपेल करा, ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये इसको रिपेल कर रहा है, साथ में ये भी इधर से खतरनाक तरीके से रिपल्जन कर रहा है। और ऑब्वियसली ये तो हम देखने के लिए ओरिएंटेशन से दिख रहा है, हमें थोड़ी पता है किधर लोन पेयर है। तो आप ऐसा मानिए कि दो लोन पेयर इधर रिपल्जन मौजूद कर रहे हैं दोनों, हमें नहीं पता ना ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब हम बनाते हैं यार कि ये इस साइड आ गया, इस साइड आ गया, तो लग रहा है हाँ कि ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इससे पास है। नहीं, ऐसा थोड़ी है, 3D में यार आपकी जो है वो सभी लोग सभी को रिपेल करेंगे। आपकी वो होती है ना ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। तो सभी लोन पेयर जो है वो सभी को रिपेल कर सकते हैं, 3D फिगर है। तो आप ध्यान रखिए ये सिर्फ इधर से रिपल्जन नहीं हो रही, इसको इधर से भी रिपल्जन मिल रही होगी, इसको सिर्फ इधर से रिपल्जन नहीं मिल रही, इस वाले से भी रिपल्जन मिल रही होगी। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्जन है। और वेयर एज इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मिल रही होगी, क्योंकि एक ही लोन पेयर है। इस फिर ये इसको भी कर रहा होगा, ये इसको भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर सारे बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा है, वेयर एज यहाँ पे दो लोन पेयर्स मिलकर रिपल्जन क्रिएट कर रहा है। होप समझ में आया होगा, डिटेल में आप इसको आराम से लिख देंगे। तो अगर रिपल्जन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, बॉन्ड एंगल कम तो ऑब्वियसली किसका, पानी का कम हो जाएगा, थीटा 2 कम होगा थीटा 1 से। और आपके साथ ने यहाँ पे वैल्यूज भी गिवन है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा VACPR के थ्रू। चाहे तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, वो भी बढ़िया रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे तो H=4 sp3 आ जाएगी। आप बोलेंगे भाई ज्योमेट्री तो आपकी क्या है, टेट्राहेड्रल है, बट शेप अलग है। शेप क्या है इसकी, पिरामिडल है, इसकी पेंट शेप। रीजन आपका लोन पेयर वाला ही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर बॉन्ड हेबर साइकिल हमने जो अपने लेक्चर में डिस्कस करा था दैट वाज ऑफ KF, पोटेशियम फ्लोराइड का। मैंने बोला था पोटेशियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम फ्लोराइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज जैसा पोटेशियम फ्लोराइड का है वैसे ही सोडियम क्लोराइड का भी था। और हमने क्वेश्चन देखे थे कि क्या क्या आए हुए थे लेक्चर में, तो आपसे डायरेक्टली कैलकुलेट करवाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये आराम से बॉन्ड हेबर साइकिल बना लीजिएगा, बस जहां जहां K लिखा है उसकी जगह Na कर दीजिए, जहां जहां फ्लोरीन लिखा है उसकी जगह Cl2 कर दीजिए। ठीक है, हाफ वगैरह सब कुछ एज इट इज, डेल्टा सब्लिमेशन आई, सिर्फ आपको Na की जगह Na, सॉरी K की जगह Na करना है, K पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव को ऐसे ही रहने दीजिए, Na कर दीजिए।
क्या होता है, सबसे पहले हमें हमारे पास जो है मेटल सॉलिड होता है उसको हमें गैस में कन्वर्ट करना होता है। क्यों गैस में कन्वर्ट करना होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है, आयनिक कंपाउंड बनाना है, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक को देना है। वो होता है ना आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भाई उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन वी ऑल नो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड gaseous atom. So we need a gaseous atom in order to आयनाइज। ठीक है, तो हमें इसको आयनाइज करने के लिए गैस बनाना होता है, तो सबसे पहले हमें सब्लिमेशन करनी होती है सॉलिड से गैस में, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर सिमिलरली हमें जो है वो बॉन्ड तोड़ना होता है, Cl2 के बीच का हम बॉन्ड तोड़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें F चाहिए, फिर उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस आटम। तो गैशियस ही चाहिए हमें, आटम चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, आटम चाहिए, तो बॉन्ड तोड़ेंगे। अच्छा, एक बॉन्ड अगर मैं बोलूं एक बॉन्ड तोड़ के कितने फ्लोरीन मिले हैं, तो 2 फ्लोरीन एटम्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक बॉन्ड तोड़े हमने, 2 फ्लोरीन एटम्स हमें मिल गए। ठीक है, तो एक बॉन्ड तोड़ने के बाद हमें 2 फ्लोरीन एटम्स मिल रहे हैं, बट हमें तो एक ही का काम है, तो हम क्या करेंगे, जितनी एनर्जी हमने एक बॉन्ड को तोड़ने में लगी, हम मानेंगे यार आधी एनर्जी से हमारा काम हो जाता है लगभग। फिर क्या होगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, फिर यहाँ पे के पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में इंटरैक्ट करेंगे, बना लेंगे आयनिक सॉलिड, और ये एनर्जी आपकी जो रिलीज होगी दैट इज योर लैटिस एनर्जी। फिर आप देख सकते हैं, आप चाहे तो उसको हेस लॉ भी बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, कि आपका डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या है, समीशन ऑफ ऑल द एंथैल्पीज, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आई प्लस हाफ बी डी प्लस डेल्टा एच ई जी प्लस यू नॉट बराबर डेल्टा एच फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फॉर्मेशन की एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी दे रखी है, आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर सब्लिमेशन एनर्जी दे रखी है, सबको ऐड कर लीजिए और यू नॉट भी आपका ऐड आएगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए 4 चीजें ऐड होंगी आपको, जो है वो ये दे रखी है, 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 और आपको ये निकालनी है। आराम से सभी लोग निकाल सकते हैं, आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, दैट इज डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मुझे इसको डिफाइन करने की जरूरत है, या मैंने पिछले लेक्चर में ही कर दी? सर बिल्कुल आपने कर दिया। तो आप इसको चाहें तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये है आपका न्यूक्लियस, एक आप दिखा सकते हैं ये, फिर आप ये दिखा सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन, कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर आप दिखा दिए ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का ले लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉन, ये तो ये आपका लिथियम एटम है, और आप चाहें तो लिथियम पॉजिटिव दिखा सकते हैं कि भाई अब जो है वो आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो आपने ये क्या करा दिया, इस प्रोसेस को आप बोलेंगे आयनाइजेशन आपने करा दिया, आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दिया। ठीक है, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। और क्या हो सकती है बात, अब फैक्टर्स की बात करें, तो फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके जो आएंगे, आप सोच के बताइए फैक्टर्स क्या होंगे। सर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको अगर कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा, मतलब अगर आपका क्या फैक्टर होगा, हाँ भैया आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम लग रही है, एनर्जी कम लग रही है, कम एनर्जी में काम हो रहा है, और अगर आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकल रहा है, तो हम बोलेंगे ज्यादा एनर्जी चाहिए। इट इज मोर और लेस डिपेंड ऑन की न्यूक्लियस कितना अट्रैक्ट कर रहा है। अगर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा, मुझे बताइए अपनी तरफ आराम से खींच रहा है, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा है, तो क्या हमें उसके अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? हाँ लॉजिकल बात है। तो अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर, सिंपल सी लॉजिकल बात है। बट वही मैं कहूं, अगर न्यूक्लियस को जो है वो इलेक्ट्रॉन तक अप्रोच करने में मुश्किल हो रही है, वो दूर है उससे, क्या वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा? ध्यान से क्या अगर वो अट्रैक्ट ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो क्या ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं सर, अब अट्रैक्शन कब, तो हम कहेंगे यार कम में मान जाएगा। अगर पहले मान लीजिए हमारे पास सिनेरियो ये था कि जब हमारे पास सिर्फ 2 शेल्स है, तो उसमें क्या था, ये इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे रहे थे, ये करता नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं बाहर, मैं आऊंगा ही नहीं बाहर, फिर हम कहेंगे यार चल 100 जूल ले ले, क्या नहीं 150 नहीं, तो 200 जूल पे इसने बात मानी। ठीक है, कहा भाई चलो अब इतनी देर हो तो अब तो मुझे आना पड़ेगा, आपने जो बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी। बट यही जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलेंगे भाई 100 जूल में आ रहे हो बाहर, ये कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं आ रहा, तो ये सस्ते में मान जाएगा। क्योंकि सस्ते में मानेगा क्योंकि भाई आपका जो न्यूक्लियस है वो इससे दूर है, इस वाले को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ लीजिए लिथियम और सोडियम का एग्जांपल हो गया। तो इससे आपको ये इंटरप्रिटेशन पता लग रही होगी कि साइज क्या है, जितना बड़ा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर हो जाता है किससे, न्यूक्लियस से। क्या पूरी इंटरप्रिटेशन समझ में आई? ये साइज आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी के। आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा। अब साइज ही है कहीं ना कहीं, तो साइज से आपका आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या उतना ज्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? हाँ। क्या जितना ज्यादा न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा आपको मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि उतना ज्यादा प्रोटॉन खींचेगा। और आप देख सकते हैं इन दोनों का वैसे भी इनवर्स रिलेशन है, तो आपका इसका डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो एक मेजर आपका इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो आ जाता है आपका साइज का। दूसरा आप बता दीजिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। आई डोंट थिंक और कुछ बताने की जरूरत है, एग्जाम्पल के थ्रू फिर आप समझा दीजिएगा। जैसे आप सबसे पहले साइज के लिए आप ले लीजिए लिथियम और सोडियम, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए आप ले लीजिए अराउंड अ ग्रुप वाले लीजिए, और कार्बन और नाइट्रोजन। तो थोड़ा सा मतलब गंभीर मसला हो जाएगा उसका। अब लीजिए कौन सा लेंगे यार बताओ बेटा,
बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन और कार्बन का ले लीजिए, बोरॉन और कार्बन का ले लीजिए, ठीक है, इसको आप बता दीजिए कि अराउंड अ ग्रुप आपका क्या होता है। अब यहाँ पे और ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट इज योर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, एक मेटल है M, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ M पॉजिटिव में, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस लॉस कर रहा है, मैंने कुछ एनर्जी। रिएक्टेंट किसको मानते हैं आप? हाँ सर, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं आप देखें। केमिस्ट्री में मैं बता चुका ये बात, जब भी आप प्रोसीड कराते हैं किसी रिएक्शन में, तो वो आप कराते हैं फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो क्या प्रोडक्ट के मजे आ गए। अब जिंदगी में कोई भी इंसान जो वीडियो देख रहा है, जो वीडियो बना रहा है, या कोई भी आपके आसपास है, सभी इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं कि किसी तरीके से वो स्टेबल हो, तभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तभी वो और ज्यादा काम, तभी लोग नौकरी करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं भाई स्टेबिलिटी हो, थोड़ा सा पैसा है, इंडिपेंडेंस मिले, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टेबल होगी। तो एवरीवन वांट्स कि उसकी जो है वो स्टेबल लाइफ हो, ठीक है। ऐसे ही एटम्स में भी, तो भाई एटम्स भी चाहते हैं कि यार हम स्टेबल बने, हमें सुकून की जिंदगी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर उनका सुकून छीन लेंगे तो ऑब्वियसली भाई खराब बात है। तो अगर मैं कहूं आपसे ये मेटल है, अभी ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो क्या ये सस्ते में मानेगा या महंगे में? क्या इसको मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी या ज्यादा? भाई अगर ये जो है खुद ही मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली कहेगा यार जल्दी बनना है, मुझे कम एनर्जी दे दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वहीं अगर उल्टा हो जाए, ये मोर स्टेबल और लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो क्या ये जल्दी मान जाएगा? नहीं भाई, कहेगा मेरा सुकून क्यों छीन रहे हो आप, आपकी क्या परेशानी है, मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल लो, कौन से जन्म की आप दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हैं कि यार आप मुझे एनर्जी दिए जा रहे हो, एनर्जी दिए रहे हो, मैं मना कर रहा हूँ भाई, मैं स्टेबल हूँ, मुझे आप अनस्टेबल मत करो, मेरी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, आप तब भी बात नहीं समझ रहे। पर हम तब भी वगैरह रहते हैं भाई, एनर्जी दिए जाएंगे, दिए जाएंगे, दिए जाएंगे, हम एनर्जी इतनी देंगे कि उससे निकलवा ही लेंगे। बट क्या चीज यहाँ पे सीखने वाली कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी अगर हम मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर बात आ जाती है आपकी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की। जैसे मैं नाइट्रोजन का सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है 2p3 है, तो ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ HFS लिख रहा हूँ, दिस इज योर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। कोई नोट से मत पढ़ना भाई, पहले बता रहा हूँ, आप जो है वो इसको वीडियो में देखिएगा आराम से। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, वरना फिर पता लगे पूछना भाई HFS क्या है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, और यहाँ पे जैसे ही मैंने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? हाँ सर, तो ये 2p3 से क्या ये 2p2 आ रहा है, क्या ये हमने हाफ सेल स्टेबिलिटी से इसका सुकून छीन लिया, तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी कम या ज्यादा? सर बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बंदा ले लूं, नॉट बंदा, इफ आई विल टेक एन एटम हुज कॉन्फिगरेशन इज दिस, बताइए इसका नाम क्या होगा? 2p4 अगर हुई तो क्या होगा? सर 2p4, ये हमारा ऑक्सीजन साहब है, बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीजन साहब को अगर मैं 2p4 से 2p3 दे रहा हूँ, तो क्या उनको सुकून की जिंदगी मिलेगी अगर मैं उनका एक इलेक्ट्रॉन निकालूं? हाँ सर बिल्कुल, क्या है, कहीं ना कहीं उनमें से जो है आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी। क्यों होगी? द रीजन इज सिंपल, कि उन्हें हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल रही। तो कहेंगे यार आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी बहुत दे दो यार, मतलब बस थोड़ी बहुत कि काम चल जाए, मुझे जो है थोड़ा बहुत बाहर दिखाना पड़े डॉक्यूमेंट्स के, कुछ आप ऐसे ही लेके आए थे तो बस उसके लिए काम बचे, तो आप बस कम एनर्जी दे दो, तो ये कम में मान जाएंगे, क्योंकि इन्हें सुकून की जिंदगी मिल रही है। हम नाइट्रोजन का सुकून छीन रहे थे, तो नाइट्रोजन कह रहा था यार क्यों छीन लो मेरा सुकून? आप खुद ही बताइए लॉजिकल, आप लोग अपना कोई चाहेगा सुकून छीनना, आप लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तो वही सेम काम नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के देते जाओ एनर्जी, मानूंगा ही नहीं, मानूंगा ही नहीं, फिर बट एट द एंड उसको मानना पड़ेगा क्योंकि हम भी ढीठ में बहुत एनर्जी दिए जा रहे हैं। हम नहीं, मतलब जो भी भाई एक्सपेरिमेंट, जो भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, ठीक है। सेम चीज ऑक्सीजन के, नॉट सेम बल्कि उल्टी चीज ऑक्सीजन के केस में, कि वो भाई अनस्टेबल है, अब उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। आई होप बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आई होगी, बोलिए यस और। सेम चीज हाफ फील्ड इसके साथ आप फुल फील्ड वाली लिख सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए ही नी नियॉन का ले लीजिए, है ना। नियॉन में आप देखेंगे 2s2 2p6, ले भाई बढ़िया। इसके बाद जो 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसको 2p5 लेके जाएंगे, क्या ये खुश होगा? भाई कभी खुश नहीं होगा, ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। भाई फुल फील्ड स्टेबल है, फुल फील्ड को मैं FFS लिख रहा हूँ, फुल फील्ड स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सिमिलरली आप इसके बाद सोडियम ले लीजिए, देखिए अगर आप उससे कहेंगे ना भाई 2s2 2p6, खाली मैं 2p6 3s1 लिख देता हूँ, अगर आप उससे कहेंगे सोडियम से यार कि इलेक्ट्रॉन दे दो प्लीज, होगा प्लीज की भी जरूरत नहीं है सर, आप मुझसे इलेक्ट्रॉन लीजिए बिकॉज आई विल अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, तो सोडियम खुशी खुशी दे देगा, बहुत सस्ते में मान जाएगा। आई होप सस्ते और महंगे का कंसेप्ट आप सभी को आराम से क्लियर होगा, आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग में साइज देगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देगा, हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी देखिए, आराम से लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल समेत एग्जाम्पल सहित उत्तर दीजिएगा, बढ़िया, आपको जो है वो मजा आएगा, आपके जो है वो एकदम पूरे नंबर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, यहीं पर इन्होंने पूछ रखा है सवाल, ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड स्टेबल क्यों है? भाई दो रीजन। एक सबसे पहला रीजन कि वो आपके जो है वो सिमेट्री होती है वहां, आप जो इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, सिमेट्री होती है। तो एग्जैक्टली अगर एस नहीं पीडीएफ अगर कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड होते हैं ना, तो सारे के सारे सिंगली या डबली ऑक्यूपाइड होते हैं, दैट इज हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड। तो यहाँ पे ज्यादा सिमेट्री होती है, तो सिमेट्री अगर ज्यादा तो कहीं ना कहीं अराउंड द न्यूक्लियस अगर सिमेट्री आपको ज्यादा है, आपकी सिमेट्रिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो भाई अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सचेंज एनर्जी इज मैक्सिमम। क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं ना,
वो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। मतलब पीएक्स वाला पीवाई में चला जाएगा, पीवाई वाला पीएक्स में आ जाएगा। सिमिलरली पीवाई वाला पीजेड में चला जाएगा, पीजेड वाला पीवाई में आ जाएगा। सिमिलरली पीएक्स वाला पीजेड में चला जाएगा, पीजेड वाला पीएक्स में आ जाएगा। तो इधर उधर ये लोग घूमते रहते हैं। क्यों? किसमें? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो, जैसा कि वी ऑल नो सारे के सारे पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, पी सबशेल्स के ऑर्बिटल है। तो यही चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम स्पिन होती है वो ऑक्यूपाई करते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस। इससे जो है आपकी स्टेबिलिटी आती है। जितने ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल्स हैं उतनी ज्यादा आपकी जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। हाफ फील्ड में क्या है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की सेम स्पिन होती है और वो क्या करते हैं, अलग अलग ऑक्यूपाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इससे क्या होता है, आपका मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। तो इन डी5 आप देख सकते हैं देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज कर सकते हैं 4 दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ। तो आपको जो है वो 10 एक्सचेंज टोटल हो जाएंगे। तो इंटू 4/2 आपका ये फॉर्मूला, वैसे आई डोंट थिंक इसको हाफ आपका जो है वो नंबर ऑफ, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इसका एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनटू आप कर दीजिए जितने ऑर्बिटल्स हैं डिवाइड बाय 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट इसकी ऐसा जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख रखा है। तो आप बस बता दीजिएगा कि आपका जो है वो कैन एक्सचेंज विद 4 अदर, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सचेंज होगा। कंप्लीटली फील्ड में क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे कि पढ़ सकते हैं, each pair of electron in orbital has opposite spin but within electrons of parallel spin there are still maximized exchange। तो जहां पे जो है वो आप जैसे कि यहाँ पे D10 कर दूं पहले इसको, दिस इज योर D10, देयर आर 5 स्पिन अप एंड 5 स्पिन डाउन। तो यहाँ पे अगर एक्सचेंज कराएंगे तो स्पिन अप वाले के साथ कर लेंगे भाई। अगर DXY में एक है, एक DYZ में, दोनों में पैरेलल अनपैरेलल, दोनों पैरेलल, तो पैरेलल वाला पैरेलल से करेगा, अनपैरेलल वाला अनपैरेलल से करेगा। मतलब जो ऑपोजिट स्पिन वाले हैं वो ऑपोजिट स्पिन वाले से करेंगे, जो सेम स्पिन वाले हैं वो सेम स्पिन से करेंगे। सी स्ट्रेट वाले से एक्सचेंज करेंगे, ऐसा समझ लीजिए। और उल्टे वाले से करेंगे, बस ये होगा आपका जो है वो ऑब्वियसली। बट यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। देन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप क्रोमियम देख सकते हैं भाई, इसकी जो है वो 3d4 4s2 होनी चाहिए थी कायदे से, तो पर इसकी 3d5 हो जाती है बिकॉज ऑफ वही हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। सेम आप जो है दूसरा एग्जांपल कॉपर का दे सकते हैं। एटॉमिक नंबर भाई का है 29, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 3s, नहीं यार यहाँ पे आना चाहिए 3 4s2 3d9 होनी चाहिए थी, बट हो जाती है 4s1 3d10 बिकॉज ऑफ फुल फील्ड स्टेबिलिटी। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम। ये आई थिंक, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आई डोंट थिंक ये अभी तक केमिस्ट्री ऑनर्स में भी ये सवाल आया, बट आपके में कैसे आ गया मुझे नहीं पता। आपके एग्जामिनर ने थोड़ा सा पेपर सेट जो वो डिफिकल्ट करा होगा, या फिर पता नहीं वो कुछ और समझ रहे होंगे। बट ये जो कॉल्जन मेथड वाला है अभी तक ऑनर्स में भी नहीं पूछा गया है ये सवाल। काफी आई डोंट थिंक मतलब पहले भी कभी पूछा गया हो, मतलब जब मैंने ऑनर्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा था तब भी मुझे ये सवाल एक्चुअल में बिल्कुल भी नहीं मिला कहीं पर भी। तो ये बढ़िया सवाल है। पता नहीं आपके एग्जामिनर थोड़ा देखें, तो इसको आइए समझते हैं कैसे हमें टैकल करना है। तो सबसे पहले जो नॉर्मल एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, जिसकी हमने अपने लेक्चर में भी बात करी थी 2024 वाले, नहीं उसमें नहीं, बाकी जो नॉर्मल लेक्चर थे जो 4 वीडियोस अपलोडेड है उसमें बात करी थी, वो ये था कि सिंपल सा आपका जो है वो आप बना लेते हैं कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ये आपका एक, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 हेट्रो एटम्स होते हैं। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम नीचे बनाते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल उसका जो है वो कम होता है। ये बात हमने करी थी। देन सिंपल सा सिग्मा 2s सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 हम कर देते हैं। वी ऑल नो यहाँ sp मिक्सिंग होती है, तो जिसकी वजह से आपका पाई 2py पाई 2pz जो है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। और सिग्मा 2px जो है वो ऊपर आ जाता है। इसकी एनर्जी बेसिकली एनर्जी लेवल इसका ज्यादा हो जाता है। ये बात हमने करी थी। नाउ द पॉइंट इज, इसमें क्या डिफरेंस है कि ये इट ऑल्सो इंक्लूड्स sp हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट करना है कहीं ना कहीं, ये बात है। सीओ की आपको जो वो होती है हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं कंसिडर करके चलिए। तो आइए ध्यान से समझते हैं। तो कार्बन है, तो कार्बन को डायरेक्टली मैं बना दूं, ये आपका होता है 2s2 2p2, हाँ सर 2p2 में 2px 2py 2pz नाम की 3-4 चीज होती है, हाँ सर बिल्कुल होती है। सोच के बताइए 2s के साथ किसकी सिमेट्री आपकी कहीं ना कहीं मिलती है। आप सोच लीजिए सिग्मा बॉन्ड से कि सिग्मा बॉन्ड कौन बना सकता है 2s के साथ। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है आपकी z एक्सिस, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि आपके जो है वो 2pz जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो है वो बना सकता है सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगी ड्यू टू ओरिएंटेशन इश्यूज। तो 2px में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता भी है तो वो z में चला जाता है, देन आ जाता है आपका इसमें। तो कार्बन के केस में क्या होगा 2p एंड 2pz ये कर देंगे एक दूसरे को, नॉट एक दूसरे को, बेसिकली ये दोनों मिलके करा देंगे, कर लेंगे अपनी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो क्या मिलेगा आपको sp ऑर्बिटल मिलेंगे। कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल, 2 आपको sp ऑर्बिटल मिलेंगे। तो मैं sp ऑर्बिटल लिखा। अब सोच के बताइए कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? 2 इसमें 1 इसमें, तो आपके क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो चुका, ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो चुका, ये ऑर्बिटल एज इट इज प्रेजेंट है। तो आपका जो कार्बन है ना
वो आपकी उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके हो जाएगी, एक sp ऑर्बिटल, दूसरा sp ऑर्बिटल, फिर 2px खाली 2py। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आप इसमें भरिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भरिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये जीरो, ये तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आपकी कुछ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सिमिलरली वी हैव टू डू द सेम गेम फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो 2s2 2px में एक, 2py में एक, 2pz में, सभी लोग मानते हैं, हाँ सर मानते हैं। क्या करेंगे, करा दीजिए हाइब्रिडाइज, किसको, 2s को 2pz से, इसी को कराना है। हाँ तो 2s2 2pz हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, आपके सामने बन जाएंगे sp ऑर्बिटल। तो sp यहाँ पे ऑक्सीजन का एक, दूसरा sp ऑक्सीजन का, फिर 2p1x और 2p1y, ये आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अगेन 2 और 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा वो देखना है ध्यान से। तो क्या हुआ, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपने करा दी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, ठीक है। सब कुछ अभी तक सेम है, ऑक्सीजन में कुछ गलती तो नहीं करी, कर दिए। यहाँ पे 2p2 आएगा, ये समझ गए। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बताते नहीं यार आप लोग, मतलब देखते रहते हो, अब भी ऑनर्स वाले बच्चों की तरह वो भी ऐसे ही देखते रहते, बिल्कुल नहीं बताते। बट खैर अब मैंने देख लिया तो चलिए, खैर मजाक की बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आपका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बन जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने विदाउट हाइब्रिडाइजेशन वाला देखा था। अब हाइब्रिडाइजेशन देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पर। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की आपकी बात करूं तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिस इज योर sp कार्बन, नॉट sp कार्बन, बेसिकली आपका कार्बन है, उसकी सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ मैं, कार्बन के वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। यहाँ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल की बात करूंगा। sp कार्बन है यहाँ पर, हाँ तो sp कार्बन है कितने सर, आपके 2 sp ऑर्बिटल, नॉट कार्बन, बेसिकली sp ऑर्बिटल्स आपके 2। तो एक sp ऑर्बिटल्स होगा, फिर दूसरा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, फिर यहाँ पे आपको जो है तीसरा जो है वो 2p के 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। सेम कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के लिए गेम होगा, बट ऑक्सीजन को आपको थोड़ा सा नीचे sp ऑर्बिटल बनाना है, फिर एक sp ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इस वाले से नीचे रहेगा, देन आपके ये आपके 2p ऑर्बिटल आ जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई, हाँ सर आ गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक जो डिफरेंस दैट यू हैव टू मेमोराइज, वो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हम बात करें, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैंने क्या बात करी है, इसका sp है, ये इसका दूसरा sp है, ये इसका आप समझ लीजिए 2px और 2py है। सब मानते हैं इस बात को, हाँ। यहाँ पर ये क्या है, 2px और 2py है, ये इसका sp है, ये इसका sp है। अब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन फिलिंग को ध्यान से देखिए। जो आपको पता होगा एक बात, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक लिगेंड है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर भी सकता है, उस पर लोन पेयर होता है। और लोन पेयर एक कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है और एक ऑक्सीजन पर। और ये बोला जाता है कि कार्बन वाला डोनेट होता है, ऑक्सीजन वाला नहीं होता। उसका रीजन कहीं ना कहीं यहीं से आता है। ये आपको आई होप थोड़ी सी, मतलब नॉट आई होप, बल्कि आई थिंक थोड़ी सी मुश्किल आपको ये बात लग रही होगी, बट ऐसा ही होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि कार्बन का जो sp ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से खुद ही डिफरेंस देखिए। सर क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है कार्बन का, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन का जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये आपका कहीं ना कहीं इनसाइड की तरफ आ जाता है, दिस इज योर sp ऑर्बिटल, जो कहीं ना कहीं नॉन बॉन्डिंग भी हम बोल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज थोड़ी सी हजम होगी। अब क्या होगा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ये sp ये sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, क्या बना लेंगे, दो बना लेंगे, एक सिग्मा sp, दूसरा सिग्मा स्टार sp। ये आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बन जाएंगे। आई होप समझ में आएगा। देन ये वाला एज इट इज रहेगा और आपको यहाँ पे असली मजा आएगा, अभी थोड़ी सी देर में जस्ट देखिए। तो यहाँ पे ये sp ऑर्बिटल अगेन नॉन हाइब्रिडाइज रहेगा। तो एक कार्बन का sp वो है, दैट इज उसका कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना, एक ऑक्सीजन का sp जिसका कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना है। अब यहाँ पे जरा इसमें देखूं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, नॉट x में नहीं, बेसिकली y में आ रहा था, तो मैं y वाले में भर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक y में ऑर्बिटल था, एक इलेक्ट्रॉन था, सॉरी दो यहाँ पे थे और एक यहाँ पे। सही बनाई है मैंने, ये गलत बनाई, सर सही बनाई। अब इनको करा दीजिए भाई, 2px 2py, आपको बताइए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py पाई 2px पाई 2py बनेंगे। तो करा दीजिए, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग बना दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाऊं तो यहाँ पर आपके दो बॉन्डिंग बन जाएंगे ये, और यहाँ पर आपके दो एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे जिनकी एनर्जी सिग्मा वाले से कम होती है। इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या करिए, 1 2 3 4 है, तो आप चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यहीं पर भरेंगे। क्यों भरेंगे, आई होप आपको पता होगा। तो सिग्मा एसपी अच्छा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरें, यहाँ नहीं भरेंगे। तो ये मेरा क्या है आपका, आप बोल दीजिए सिग्मा स्टार एसपी और हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सिग्मा एसपी ऑर्बिटल, ये पाई 2p x और पाई 2p y, हाँ सर बिल्कुल, ये पाई स्टार वाले आपके।
ठीक है, आई होप सभी को ये चीजें क्लियर होंगी। तो अब देखिए कौन सा लोन पेयर डोनेट होगा, जो बाहर होता है। आउटर मोस्ट कौन है आपका, जो है वो ये वाला होता है। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है वो डोनर होता है, बिकॉज उसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ थोड़ा होता है, वेयर ऑक्सीजन वाला इनसाइड होता है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आएगा। सो दैट्स हाउ यहाँ पे करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया तो आप ट्राई करिए कि आप किसी तरीके से समझने की कोशिश करें। याद रखिए कि आप जो है वो ऑक्सीजन का, आप ये भी सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लोन पेयर को अपनी तरफ अच्छे से रख सकता है, इसीलिए एनर्जी लेवल कम हो जाता है, बट नॉट द एग्जैक्ट रीजन। मुझे भी नहीं पता इसका एग्जैक्ट रीजन जो है, बट कहीं ना कहीं वो ये बस आप याद रखिए कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे आएगा, और देन ऑक्सीजन वाला जो है वो उसके दो इलेक्ट्रॉन वाले नीचे आएंगे, और ऑब्वियसली एनर्जी लेवल सबसे नीचे होगा ऑक्सीजन वाले का। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई होप इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन याद रखेंगे। ये वाला दैट इज, इसका नाम भी भूल जाता हूँ, कोल्सन मेथड वाला, जो अभी तक नहीं आया, पता नहीं अब आएगा या नहीं आएगा आगे एग्जाम में, बट मुश्किल है इसका आना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर भी ये फाइव जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के लिए ही यूज किया गया है, ये हमारे नोट्स की बुक में था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज योर सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, दिस इज सिग्मा नॉन बॉन्डिंग, दिस इज योर पाई स्टार, दिस इज योर सिग्मा एसपी पाई, और ये सिग्मा स्टार एसपी है। ये एसपी मिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिए, बाकी थोड़ा सा ट्राई करिएगा आप लोग, अपनी तरह से भी याद करिए। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी। NaCl की मेडलिंग कांस्टेंट दे रखा है, इंटरन्यूक्लियर सवाल एग्जैक्टली लेक्चर में डिस्कस करा था, जिसमें थोड़ी सी वैल्यू लगती। तो आपको यू नॉट का जो है वो फॉर्मूला पता होगा, दैट इज -n। n क्या है आपका, जो है वो एवोगैड्रोस नंबर। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 1.8। देन आपका क्या होता है, चार्ज कितना है एनायन कैटायन पर सर, +1 है, तो इंटू वन में सिंपल करूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हम इंटू 1 करें, क्योंकि CF2 था। कैल्शियम पर +2, फ्लोरीन पर 1। अब क्या करना है, मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ई स्क्वायर हो जाता है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर। देन क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो दैट इज 9 इंटू 10⁻, सॉरी नॉट माइनस, बेसिकली खाली 9 आ जाएगा। नीचे क्या आता है आपका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट होता है, तो आर नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2814 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज, आई रिमेम्बर इट, दिस है ना, ये होता है ना, हाँ सर ये होता है। देन 1 -1 यहाँ पे बॉन ऑक्सीजन, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए। कैलकुलेटर्स आपको अपना काम करने दीजिए, आराम से वैल्यूज ध्यान से नजाकत के साथ वैल्यूज पुट करिए और अपने आंसर तक पहुंच जाइए। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होगा। फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आएगा जूल पर मोल में, क्योंकि हमने सभी कुछ उसमें लिया है। कौन सी यूनिट बोलते हैं उसे, बताओ यार कौन सी बोलते हैं, SI यूनिट्स में, स्टैंडर्ड यूनिट्स में, ठीक है। ये हो जाएगा बिल्कुल सर, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करनी है। डिस्कस द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आइए देख लेते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्या करता है, जो बाइंड करता है हाइड्रोजन एटम को, जो क्या है ऑलरेडी कोवलेंटली बॉन्डेड हो। तो हाइड्रोजन है किसी एटम के साथ, वो ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है। तो अगर इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा। तो अगर मुझे सोच के बताइए, अगर इस वाले की डेल नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, तो यहाँ चार्ज ज्यादा बढ़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला केस ये हुआ कि ऑक्सीजन हैज टू बी बाइंडेड विद द वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज फॉन, फॉन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या है, कोई अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया यहाँ पर, वो ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, वो आया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ड्यू टू दिस डेल पॉजिटिव चार्ज ये इसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा। कहीं ना कहीं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर भी इस पर डेल नेगेटिव होगा। और ये आपका जब इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग, को इसको हम एक बोलते हैं कि यार ये लगभग लगभग बॉन्ड के बराबर है, दैट विल बिकम योर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो विद अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो आपका जो है हाइड्रोजन फोन के साथ सबसे पहले डायरेक्टली लिंक हो, देन फोन में से ही कोई एटम आए, मतलब फोन मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और इसके साथ जो है वो बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई होप आपको समझ में आएगा। अब इससे होगा क्या, सोचिए आप क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, सर बॉन्डिंग बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। तो अगर आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही है तो क्या होगा, क्लोज आ जाएंगे। कौन क्लोज आएंगे, एटम्स क्लोज आएंगे। एटम्स क्लोज आएंगे तो बहुत ज्यादा चीजें होंगी, जैसे आपकी समझ लीजिए आपकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। आपकी क्या बढ़ जाएगी, एक चीज बोलती है जिसको विस्कोसिटी, जैसे कि आप ले सकते हैं हनी देख सकते हैं, ग्लिसरीन देख सकते हैं। ग्लिसरीन और पानी को देखिए, पानी ज्यादा गाढ़ा या ग्लिसरीन, सर ग्लिसरीन ज्यादा गाढ़ी है, बिकॉज उसमें जो है वो OH ग्रुप्स काफी ज्यादा होते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल आई थिंक उसका फॉर्मूला होता है, काफी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे प्रेजेंट होती है, जबकि पानी में थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू ग्लिसरीन। तो विस्कोसिटी आपकी बढ़ जाती है, तो एक नेचर या वो क्या नेचर पे फर्क पड़ा, आपका जो नेचर है वो उसका गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, वो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। देन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपके जो है अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमें बात करनी है, दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब
विद इन द मॉलिक्यूल नहीं, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, तो इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब ऑर्थो पर आपने नाइट्रो लगा दिया किसके, फिनॉल के, तो OH है, उसके ऑर्थो पर आपने NO2 लगा दिया। अब यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से, और यही एक बंदा यहाँ पर प्रेजेंट है जो यहाँ पे इसके साथ टेल पॉजिटिव के साथ ये एक बॉन्ड बना लेता है, तो क्या होगा, इससे अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो अब आपका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, वो कहीं ना कहीं आप जो है वो सॉलिड सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहे हैं, लिक्विड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। बट इंट्रा मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में तो कम नहीं कर रहे होंगे, आप सेम ही मॉलिक्यूल के बीच में देख रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर में क्या होता है, आप किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कर रहे होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल आपको इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना आपकी जॉब है, इन ऑर्डर टू, अगर आपको इसको वेपराइज करना है, इन ऑर्डर टू इसको बॉइल करना है, इन ऑर्डर टू इसको मेल्ट करना है, तो आपको ये तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप इसको तोड़ेंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं भाई, इसको तोड़ने से क्या ही होगा, आप जो है वो वेपराइज थोड़े हो जाएगा। ये जो है किसी दूसरे आपके साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन शो करेगा, दैट शोज की इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं ड्रास्टिक चेंज कितना, 114 और 270 ड्यू टू दिस सिंगल सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का भी बता सकते हैं, पैरा वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर। तो आपको दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड तोड़ना होता है इन ऑर्डर टू बॉइल, वेयर एज इंट्रा में ऐसा कुछ भाई दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होता, इंटर में यस होता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझा देंगे। इधर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी लाइन पढ़ सकते हैं। रेजोनेंस क्या होती है बतानी, अच्छा नोट्स वगैरह ये सारी जो मैं कर रहा हूँ ना स्लाइड्स के, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो जरूर चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इंस्टा पर भी आप ऑब्वियसली फॉलो कर ही सकते हैं, और दोस्तों के साथ तो शेयर मैं अगेन बोलूंगा करते रहिएगा। बस आपका पेपर आ ही गया है, जल्द से जल्द अपने ग्रुप्स में भेज दीजिए, सारे दोस्तों को भेजिए ताकि सभी लोग मदद करें। ऑनर्स वाले बच्चों को मैं एक ही बात बोलता हूँ कि यार आपको जो है वो एक अपने लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, और लॉन्ग टर्म में आपकी दुआएं काम आती है, तो दूसरों से दुआएं लीजिए। कैसे, सबसे आसान काम है किसी की मदद करके, तो आप मदद कर देंगे तो आपको जो ऊपर वाले भी देखेंगे ये काफी अच्छे ह्यूमन हैं, इनको ये काफी ज्यादा थैंकफुल हैं, और दूसरों की भी मदद करें, तो ऑब्वियसली आपको भी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलेगा। नॉट आज, नॉट कल, नॉट परसों, बट जल्द से जल्द, जितनी जल्दी आपके लिए पॉसिबल होगा, जब आपके नसीब में लिखा होगा वो आपके लिए बेटर और होता रहेगा। तो बस एक ही चीज मैं बच्चों से बोलता हूँ, तो इस चीज को अगर आप सीख लें, फंडामेंटल चीज है ये एक लाइफ की, तो काफी ज्यादा आप ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। बट हाँ ऑब्वियसली हार्ड वर्क जरूर करिएगा, उसको कभी मत सोचिएगा कि सिर्फ दुआओं से काम हो जाएगा, अकेले किसी चीज से काम नहीं ना, दो तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से जब कोई काम होता है ना, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। तो दुआओं से लेके हार्ड वर्क का जब आप काम दिखाएंगे ना, दो तीन चीजों को क्लब करके आप करेंगे, तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो खैर इतना ज्ञान काफी है आज के लिए, बढ़ते हैं रेजोनेंस की तरफ। तो रेजोनेंस क्या होती है, आपको ऑर्गेनिक की भाषा पता होगी, इनऑर्गेनिक की भाषा भी आई थिंक पता ही होगी। ऑर्गेनिक में हम बोलते हैं इसको डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलट। अच्छा ये सवाल हमने उसमें डिस्कस कर ही रखा है लेक्चर। और दूसरा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पा रहा, तब हम करते हैं कि यार आओ इसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को समझाते हैं, और उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आरएस, मतलब रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये आपकी इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन हो गई। देन इसमें आप बोल सकते हैं दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जिनकी आइडेंटिकल ज्योमेट्री होती है, उनमें सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस अरेंजमेंट में वो है क्या होता है, डिफरेंस आता है, तो उन सभी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोई भी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होगा, वो कुछ भी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता कि ये जो है वो कैन रिप्रेजेंट द ट्रू स्ट्रक्चर। तो ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ट्रू क्या होता है एक्चुअल में, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो ऑब्वियसली हम अभी बनाते हैं। तो यहाँ पर आइए, इसको आप रीड कर सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, थोड़ा सा टाइम भी कम है। तो कार्बोनेट आयन का मैं बनाऊं स्ट्रक्चर, तो आपको जिन्होंने मेरा VACPR का लेक्चर देखा होगा ना, मैंने बोला था कि ये तो आपको आराम से आ जाएगा। ये वहां पर हमने सीखा है चार स्पीशीज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो पार्ट 2 जो है केमिकल बॉन्डिंग वाला, वहां पर ये डेप्थ में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, रेजोनेंस करानी है, तो आप इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करिए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, दूसरा आप लोग खुद बना लीजिएगा, फिर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूंगा। तो आपके साथ क्या हुआ होगा, ये हुआ है या नहीं सर, बिल्कुल यही हुआ है। नेक्स्ट राउंड में आप क्या करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, और आपके सामने स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। एंड देन फाइनली यू गाइस विल मेक द रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या है जी, सबको समझ में आ गई, सर बिल्कुल आ गई है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर क्या गया, नेट चार्ज 2 नेगेटिव आ गया, तो ड्रॉ करना है और आपको एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर किसका, कार्बोनेट आयन का। ठीक है, तो ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने आ गए। नाउ एक्सप्लेन क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है, तो आप बता दीजिए यार कि आपका जो है वो ये खाली, वैसे तो इसको बोलेंगे हम आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि यहाँ पर जो है जैसा आपका ये स्ट्रक्चर है वैसा एक्जेक्टली सेम सर ये स्ट्रक्चर है। क्या सबका ऐसा होता है, ध्यान सर, इसमें सबका ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ स्पीशीज का ऐसा बनता है। ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है। लिख दिएगा थोड़ा सा कि आपने क्या करा, इसको ऑक्सीजन नंबर 1 दे दिएगा, 2 दे दिएगा, 3 दे दिएगा, कि भाई पहले जो है वन वन पर 1 और कार्बन के बीच में बाई बॉन्ड था, फिर क्या है इसमें 2 और कार्बन के बीच में आ गया, एंड देन सो ऑन। तो आपकी इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं,
और आपकी ज्योमेट्री क्या हर बार सेम ही देखिएगा आप, हमेशा ये ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर ही रहेगा। आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो है वो सेम रहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। बाकी आप बॉन्ड्स वाले भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, वो भी आपकी जो है वो हमेशा सेम रहेंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन। देन डायगोनल रिलेशनशिप और ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, इसके बारे में बात करनी है। तो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में जो बात करती है वो मैंने अभी अपने कौन से बच्चे हैं वो, हाँ ऑनर्स वाले बच्चों को एस ब्लॉक में पढ़ाया, तो वहीं की स्लाइड में लेकर आया। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्या होता है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है डायगोनली ताल्लुकात। डायगोनली अब कहाँ से आएगा भाई, पीरियोडिक टेबल में। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा फ्रॉम ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट होता है ना, लेफ्ट टू राइट वाला डायगोनल, कोई राइट टू लेफ्ट वाला डायगोनल नहीं कहेगा भाई, बी और एन ए भी तो डायगोनल, हाँ बिल्कुल है, बट हमें लेफ्ट टू राइट जाना है, तो वहां से जो डायगोनल है मतलब इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, कार्बन का आ जाएगा फॉस्फोरस से रिलेशन। तो इन सारे एटम्स का आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुकात होते हैं, इनमें रिलेशन होते हैं, तो उसी रिलेशन को हम बोलते हैं क्या, डायगोनल रिलेशन। अब ये क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, ध्यान से समझिए। मेजरली ये जो आता है दैट इज बिकॉज ऑफ आपका चार्ज डेंसिटी, जिसको हम फाइव बोलते हैं, दैट इज चार्ज अपॉन साइज का रेशो, या कुछ कुछ जगह पे एरिया भी लिखा होता है, और चार्ज अपॉन एरिया का रेशो, मतलब पाई आर स्क्वायर का। तो इस रेशो की वजह से ये कहीं ना कहीं जो है वो आपका आता है, मतलब चार्ज ज्यादा और रेडियस, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए चार्ज कोई भी चीज है उस पर कुछ चार्ज होगा और उसका कुछ रेडियस होगा, मैंने उसका रेशो ले लिया। दूसरी स्पीसी है उसका कुछ चार्ज होगा, उसके रेडियस का रेशो ले लिया, वो जहां पर लगभग लगभग सेम आया उसको हम बोलते हैं फाई, जिसको हम चार्ज डेंसिटी भी शायद बोलते हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया जब सेम आ जाता है तो आपकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं, जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम का केस। अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे ही मैं इधर गया, नीचे आया, लिथियम से सोडियम की तरफ आया, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो लिथियम से इधर आने में साइज बढ़ जाएगा। अब सोडियम पे देखिए, अगर मैं वापस गया इसकी तरफ तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, हाँ। और अगर मैं आगे गया तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लगभग लगभग साइज भी सेम आ जाता है, ऐसा भी हम बोलते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं वो जो है वो साइज जो है वो नियरली नियरली आसपास आ जाता है। क्यों, क्योंकि भाई सोडियम से ऊपर जाओ तो साइज डिक्रीज, सोडियम से आगे जाओ तो साइज डिक्रीज होगा। तो सोडियम का अगर मैं मान रहा हूँ एक एंगस्ट्रॉम, तो हो सकता है भाई इसका 0.8 हो सकता है इसका 0.83 कुछ हो। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ, और तो कभी सही लगे कि लिथियम का साइज 0.76 है, मैग्नीशियम का क्या है 0.72 है। तो और सोडियम का इन दोनों से ही बड़ा होगा, तो लगभग मान लेते हैं 0.8 होगा सोडियम का, ऐसे ही मान लिया हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि लगभग लगभग जो है वो सेम आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लिथियम स्मॉलर होता है सोडियम से, मैग्नीशियम भी स्मॉलर है, एंड हेंस लिथियम एंड मैग्नीशियम दोनों लगभग लगभग सेम आ जाएंगे। तो ये एक चीज होगी। दूसरा, चार्ज बाय साइज का रेशियो, जैसे कि आप देख सकते हैं 4/3, शायद यहाँ गलत लिखा हुआ है 4 पाई r स्क्वायर होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया आपका सेम आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस केस बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम भी आपका डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, बट इनका क्या है, साइज सेम ही होता है, बट क्या चीज सेम होती है इनका, चार्ज पर यूनिट एरिया। बेरिलियम का चार्ज +2, इसके रेडियस और को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ आंसर आएगा। एल्यूमिनियम का चार्ज +3, इसको डिवाइड करिए इसके कुछ रेशो रेडियस के स्क्वायर से, कुछ आपका आंसर आएगा। देन तीसरी चीज जो आती है वो आपकी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, कि ये भी लगभग लगभग आपकी क्लोज है। तो आपकी तीन चीज आ गई डायगोनल रिलेशनशिप में। तो डायगोनली ताल्लुकात के लिए आपको तीन चीजें होनी चाहिए, एक कहीं ना कहीं साइज जो, और दूसरा चार्ज डेंसिटी, जो मोर और लेस कहीं ना कहीं सेम बातें ही हैं वैसे तो, थोड़ी बहुत, मतलब नॉट एग्जैक्टली। देन आपकी तीसरी चीज आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आपके किसी भी एलिमेंट के किस तरीके से ताल्लुकात हैं उसके डायगोनली प्रेजेंट एलिमेंट से, ये आपको समझाना है। 2 नंबर में है, आई थिंक ये आराम से लिख देंगे। देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले क्या चाहिए आपके पास जो है वो, सोच के अगर मैं आपको बताऊं, नॉट सोच के, बिना सोचे ही बता दूं, आप में जो है वो सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, एक चीज। और कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए मैंने, मुझे बताइए क्या बताया था, क्या मैंने साइज ऑफ कैटायन बताया था छोटा, साइज स्मॉल, हाँ सर बिल्कुल आपने बताया था, अगर स्मॉल कैटायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, एक चीज। और दूसरा जो है वो चार्ज ज्यादा बताया था या नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। तो बस यही चीज है, खत्म। आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका साइज छोटा होता है और उन पे चार्ज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एक पॉइंट ये आ गया, मतलब एक पॉइंट को आप इस तरीके से लिखेंगे, एक बार। दूसरी बात जो आपको बतानी है भाई, उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक चाहिए जो इलेक्ट्रॉन दे। जो लिगेंड है, या आप बोल सकते हैं दे कैन एक्ट, और दे एक्ट एज अ गुड लुइस एसिड। ये बहुत गंदा लिखा हुआ है, तो वैसे मैंने बोल दिया आपका ये लुइस एसिड है, तो आप इसको लिख लीजिए थोड़ा सा लुइस एसिड ही, जरा प्यार से। तो लुइस एसिड बढ़िया होते हैं वो, जिसकी वजह से क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स आपका जैसे, मतलब क्या, साइज आपका कम, चार्ज ज्यादा, वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो लुइस एसिड की तरह वो बढ़िया तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो आपके जो लिगेंड्स हैं वो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यही आप थोड़ा सा समझा दीजिएगा।
नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। क्या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को समझाने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बोल सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द tendency of an atom to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electron। ये एक एटम है ए, ये एक एटम है बी, मैं बोल रहा हूँ बी ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, तो शेयर्ड पेयर है भाई, दोनों के बीच में बराबर बराबर होना चाहिए, बट बी नहीं, वो जो है वो ताकतवर। समझ लिया, आप टग ऑफ वॉर चल रही है, पहले आप लाए दो बराबर के लोग, बराबर के मोटे लोग, तो ऑब्वियसली एकदम वो बीच में पूरी कोशिश से बराबर का फोर्स लगा रहे हैं, तो आप वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। बट वहीं यहाँ पे एक मोटा इंसान लिया, एक पतला लिया, तो भाई मोटा वाला कहेगा आओ बेटा पतलू तुम्हें खींच लो, तो पतले वाले को आराम से वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो जिससे क्या होगा, जिससे होगा कि ये कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे मोटे वाले की तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर आपका डेल नेगेटिव आया है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देन अब क्या इतना ही लिखना है यार, अब आप इसके फैक्टर समझाइए कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो किस पर डिपेंड करती है। आप वैसे तो मतलब कैलकुलेटेड होती है ये, थोड़ा क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बट हाँ आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि जैसे कि डाउन द ग्रुप जाने में हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, डाउन द ग्रुप जाने में कम हो जाती है, सॉरी अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देन डाउन द ग्रुप जाने में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, साइज से आप थोड़ा सा चाहें तो रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो आप बता दीजिएगा एनर्जी रिलीज वाली बात, फिर आप इसके फैक्टर्स भी बता दीजिएगा। तो इसमें भी आपका कहीं ना कहीं फुल फील्ड और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट बिल्कुल लगता है, साइज वाला बिल्कुल लगता है, जेड इफेक्टिव वाला बिल्कुल लगता है, बस ध्यान रखिएगा कैसे लगाना है, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो वो आप यहाँ पर आराम से बता दीजिएगा, वाकई कितना ही लिखेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी के बारे में हम बात कर रखे हैं। नेक्स्ट देखें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक आयनिक कंपाउंड, भाई ये सवाल करने का भी पढ़ने का भी मन नहीं करता, मतलब 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, दे आर हार्ड ब्रिटल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, दे डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, सारी चीजें भाई आपको लिखनी है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते। फ्री आयंस की प्रेजेंस होती है यार, ये सारी चीजें सोल्यूबल होते हैं वाटर में जनरली, बिकॉज इनमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं आपके आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ये सारी चीजें यार यहाँ पे लिखनी है, अब ये मैं बताऊं मतलब खुद ही सोचिए, ये तो आई होप आप सभी लोग आराम से कर लेंगे, बल्कि ये तो ऑन द स्पॉट भी कोई भी सोच सोच के भी कर सकता है। नमक का एग्जांपल सोचो क्या क्या हो सकता है, नमक के साथ सोच लीजिए बस। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई लिखते हैं, जनरली सॉलिड, सारी चीजें आप सभी लोग लिख सकते हैं। बाकी मेरा गला भी यार दुखने लगा। नेक्स्ट, बॉर्न एवर साइकिल बनाना है यार सोडियम का, उसका एक्सप्रेशन लिखना है, सोडियम क्लोराइड, भाई ये सवाल तो कैलकुलेट कराने के लिए भी आया था, तो अब ऑब्वियसली यहीं पर मैं वही उठा के लिया है, बस Na की जगह सॉरी के की जगह Na कर दीजिए, Cl F की जगह Cl कर दीजिए, सिंपल सा ये आपका बॉर्न एवर साइकिल बन गया, और ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। किसके लिए बताना है आपको, एक्सप्रेशन है, तो यही है बस, बहुत आसान सा सवाल था, मतलब सिंपल आपको मिलेंगे। तो इस साल आपका MgF2 वाला देख लीजिएगा यार, जो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था ना, तो हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि आपका पिछले साल भी कुछ सिंगल वाला ही आया है, इस साल भी आया है, तो NaCl वाला आ गया है, और आई थिंक ये KF वाला ही आया था, ये पता नहीं कोई और सा आया होगा, जो भी आया था ये कुछ और आया होगा, LiF या CSF आया था शायद, सीजियम फ्लोराइड वाला। तो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आपको वो आया है, यस, तो आप ध्यान रखिए, हो सकता है इस बार MgF2 वाला आ जाए, तो उसको तैयार करके जाइएगा, क्या पता वो आ जाए, बाकी ये वाला तो आपको आ ही गया होगा। सो नेक्स्ट आपका देखते हैं जो कि हमारा लास्ट सवाल है, 6 वाला। जेनॉन डाइफ्लोराइड क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, बट उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3t। तो जेनॉन फ्लोराइड, आइए बेसिक से सवाल को करते हैं VACPR की मदद लेकर। जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो 5s2 5p6 हाइब्रिडाइजेशन दे आर सेइंग यार 5sp3t है, तो H इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m+v करके आप निकाल लेंगे। आई एम प्रिटी मच श्योर आपने इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 2 +0 करके H आ गया 5sp3d निकाल लें। अब क्या चाहिए सर, दो फ्लोरीन है, तो एक एक बॉन्ड वो बना सकते हैं, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, वी नीड 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन स्टिल, मतलब अभी तो इनिशियली यहाँ पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, एक पी से इलेक्ट्रॉन उड़ा देंगे डी में, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये +1 हो गया, ये -1 कर दिया, ये 5p5 हो जाएगा, और ये 5d1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, 5p5 और 5d1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो क्या है आपका, करा दीजिए हाइब्रिडाइजेशन, तो S यहाँ पर आ जाएगा, तो sp3d यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप क्या होगा, sp3d, तो आप हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर देंगे ना। अब आपको बनाना है क्या शेप, तो आप देखेंगे, मुझे बताइए ज्योमेट्री क्या है सर, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सभी लोग इस बात को मानते हैं। उसमें क्या बात बताई थी मैं, HCF2 में सर आपको अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल चाहिए, सो यू हैव बहुत सारे ऑप्शंस। अब जिसको भी याद होगा वो लेक्चर, जिसने भी केमिकल बॉन्डिंग डेप्थ में देखा है उसे पता है, द शेप इज गोइंग टू बी दिस ओनली। सर मतलब कुछ लोग लीनियर बना रहे होंगे,
हॉरिजॉन्टली, बट हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल बताए। द रीजन इज सिंपल। अच्छा बॉन्ड आप इक्वल कर लीजिएगा, मुझसे अनइक्वल बनी है, दोनों ही लंबी होती है। द रीजन इज सिंपल कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम वहां जाएगा जहां पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, और वो होता है आपके एक्सियल बॉन्ड्स में। तो आप सिंपल से समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी भी ज्यादा होगी वो जाएगा एक्सियल में, और लोन पेयर होगा तो वो जाएगा इक्वेटोरियल में। तो वही दोनों चीजें यहाँ पे फिट हो गई। तो हमने बात करी थी PCl3F2 की, PCl2F3, ये सारे इसके सवालों की हमने बात कर रखी है ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में, तो आप उसको जाके देख लीजिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन उसके बाद होगी। अच्छा अब क्या बात करनी है, तो हमने यहाँ तक बता दिया कि यार एक लीनियर तो मॉलिक्यूल है, हाइब्रिडाइजेशन की sp3d है, तो हम बताएंगे यार इसमें 3 लोन पेयर हैं, वो है, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, एंड फ्लोरीन क्या ऑक्यूपाई करेगा, एक्सियल ऑक्यूपाई करेगा, और ये लोन पेयर इक्वेटोरियल ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे चीजों के, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल। दैट्स वाई एक्सियल मतलब अलोंग द एक्सिस, तो दोनों फ्लोरीन जो है आपके एक्सिस के अलोंग है, तो 180 डिग्री पर आ जाएंगे। तो 180 डिग्री पर आने से क्या होगा सर, मतलब 180 डिग्री से आने से क्या ही होगा, ये एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट आ जाएंगे, तो ये इसकी शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, तीनों इक्वेटोरियल पर हैं, इक्वली रिपेल कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का 0 होगा। आई डोंट थिंक तो किसी को कोई डाउट। इस तरीके से इतने समझा दिया ना एक बार। पहले आप जाइए सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन निकालिए कि है भी या नहीं है, फिर क्या करिए आप उसकी जो है वो बताइए कि कैसे कैसे इसकी शेप बनी, फिर आप बताइए कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री के बाद आप आइए शेप पर के, अब आपको क्या करना है भाई, ज्योमेट्री के बाद आप देखेंगे लोन पेयर है आपके पास 3, और 2 आपके पास बॉन्ड पेयर है। तो अब बताइए किसको कहाँ लगाना है, तो आप बताएंगे क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो एक्सियल पर जाना चाहेगा, और चाहे तो बेंड्स रूल का जिक्र कर सकते हैं एग्जामिनर को, जाएगा कि भाई ओ भाई ऑनर्स वाली चीजें पता है इन बच्चों को, तो बाकी पता नहीं करा हुआ यार, क्योंकि मैं फिजिकल साइंस का नहीं हूँ ना लाइफ साइंस का हूँ, तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स का हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आपकी टीचर्स ने बेंड रूल पढ़ाया नहीं पढ़ाया, और सिलेबस में मुझे लिखा हुआ तो दिखा नहीं, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा अभी जो है उसकी ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा। हाँ बाकी पढ़ाया वो तो मतलब आता ही होगा, फिर अगर नहीं पढ़ाया तो हाँ फिर आपका हो जाएगा कि ओ भाई साहब, और हो जाएगा कि भाई बच्चे को तो बेंड रूल पता है, क्या बात है, कुछ तो खतरनाक बच्चा है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, और चलते हैं अब आगे वाले सवाल पर। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग दैट आर प्रेजेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। या सब मतलब इसको कोई बताने की जरूरत है आपको, क्या मैं बैठ के समझाऊं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? नहीं सर बिल्कुल नहीं समझाई। क्या मैं ये बताऊं कि आयनिक बॉन्ड में जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है? नहीं सर बिल्कुल नहीं बताइए। तो तीसरा भी लिख लीजिए, चलिए मेटालिक बॉन्ड लिख लीजिए। क्या मैं ये बताऊं मेटालिक बॉन्ड में मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है? नहीं सर, मतलब कैसी बात कर रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड में। और क्या मैं ये बताऊं कि कोवेलेंट बॉन्ड का बॉइलिंग, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, या जिन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, आयनिक वालों का ज्यादा होता है? आयनिक मैं बात करूं कि एक सॉल्युबिलिटी की बात करूं, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी कम? क्या मैं बताऊं कि कंडक्टर आयनिक वाले होते हैं कोवेलेंट वाले नहीं होते? वैसे सर आप कहते हो ना, क्या मैं बताऊं, आपने बातों बातों में सब बता दिया। हाँ भाई बिल्कुल बता दिया। एग्जाम्पल क्या मुझे देना पड़ेगा कि आयनिक कंपाउंड जो है वो NaCl एक एग्जाम्पल है, और कोवेलेंट में आप H2 ले लीजिए, और कोशिश करिएगा ऐसे वाले लिए जो आपके एकदम जिनका डाइपोल मोमेंट जो वो, सॉरी, तो सॉरी यहाँ पे जो है वो बैटरी वो हो गई थी, तो आई होप कुछ कटा ना हो। तो मैं ये बोल रहा था कि आप जो है वो ऐसे एग्जांपल लीजिए कोवेलेंट वाले में जिनमें आपका जैसे डाइपोल मोमेंट 0 हो, जो आपके होमो एटॉमिक हो, जैसे S2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, ये वाले आप बोल दीजिएगा, थोड़ा सा बेटर रहेगा। आयनिक में तो कुछ भी ले सकते हैं, NaCl KCl ये सारे लेके आप बता देंगे। आई डोंट थिंक सो किसी को भी कोई डाउट होगा। हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, और आपको एग्जिस्टेंस करनी है इसकी। तो भाई एग्जिस्टेंस की बात करें, H2 है, एक हाइड्रोजन 1s, 2 हाइड्रोजन 1s, तो दोनों मिलके 1s2 हो जाएंगे। तो 1s आपका कंबाइन करेगा, क्या बना लेगा आपका सिग्मा 1s2, और सिग्मा स्टार 1s2 नहीं बना लेगा? सर बिल्कुल बना लेगा। आप चाहें तो उसका मॉलिक्यूलर डायग्राम भी बना लीजिए, क्योंकि ये तो छोटा सा है ना, इसमें आपको मजा आ जाएगा यार। आप एक 1s लीजिए, दूसरा 1s लीजिए, यहाँ पे आप बना लीजिए एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s बना दीजिए। सिग्मा स्टार 1s आ गया, ये सिग्मा आ गया, तो आप एच एच लिख के यहाँ पे आराम से समझा दिए भाई, एक इसमें, और यहाँ पे दोनों के दोनों बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गए। और सॉरी यहाँ पे 1s2 सिग्मा स्टार वाले में नहीं होगा, तो एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे यार बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 0, डिवाइड कर दीजिए 2 को, तो आपका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। इसका मतलब इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, बिल्कुल सही। तो आप बोलेंगे कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड एक्सिस्ट करता है तो मतलब वो मॉलिक्यूल भी एक्सिस्ट करता है। नॉट मॉलिक्यूल के बीच में, किसी भी 2 एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब बॉन्ड आपका बना है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक मॉलिक्यूल है, तो हम बोलेंगे हाँ ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। तो आप इसका डायग्राम वगैरह लिख के सब कुछ समझा दीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोई कहेगा भाई मतलब ऐसा क्या होता है, जैसे कि He2 का एग्जाम्पल हमने लिया था, आई थिंक इस पे क्वेश्चन भी कर रखा है। इसमें हमारा आया था 1s सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था।
इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आया था 0, 2 - 2 डिवाइड बाय 2 आया था, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, वेयर एज H2 करता है। नेक्स्ट एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये भी मैंने पी ब्लॉक में अपने ऑनर्स वाले बच्चों को समझाया था, तो वहीं की स्लाइड उठा के लाऊं, आई थिंक आपको भी डेप्थ में यहाँ पर समझा देता हूँ इस चीज को। थोड़ा सा मैं जरा पानी पी लूं, गला बैठ गया। आइए इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझते हैं। इसका सिंपल मतलब है, आपके जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, वो मना कर रहे हैं बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कि एस ऑर्बिटल मना कर रहा है भाई मुझे बॉन्ड नहीं बनाना, तुम पी वालों से बनवा लो। जनरली पी ब्लॉक में, वैसे पी ब्लॉक में ही देखने को आपको मिलता है कि एस वाले मना कर रहे हैं भाई हमें बॉन्ड नहीं बनाना, नहीं बनाना, आप पी वालों से बना लो। ठीक है, अब इससे होगा क्या, सोच के बताइए। अगर एस वाले बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो क्या नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम बनेंगे? हाँ सर, बिल्कुल कम बनेंगे। सेम वही होता है। तो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ये शो करते हैं, और डाउन द ग्रुप आने में ये टेंडेंसी बढ़ती है। जैसे यहाँ एग्जांपल ले रखा है 13th ग्रुप का, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो बेरिलियम नहीं सॉरी बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और ये थैलियम। जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, एस ऑर्बिटल मना करता है। अब मना करने का मतलब क्या होगा, थैलियम का एग्जांपल ले लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमें पता है बोरॉन की भी होती है आपकी 2s2 2p1। हाँ, तो हम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन करा देते हैं, यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका कोई भी आपका जो एटम है, आई मान लीजिए, जैसे मैंने आयोडीन लिखा है, आयोडीन आएगा बॉन्ड बना लेगा, आयोडीन बॉन्ड बना लेगा, आयोडीन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नहीं है तो मतलब 3 बनेंगे। कोई भी एटम, इंडिविजुअल एटम आगे एटम बना सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी बना सकता है। ठीक है, बट अगर यहाँ पर ये आए ही नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया ही नहीं, ये यहाँ पर है, तो कितने बॉन्ड बनेंगे सर? इस केस में तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनेगा। इस केस में 3 बॉन्ड बन रहा है, इस केस में एक बॉन्ड, इसमें 3 अनपेड, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक चीज। तो अगर हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रेजेंट है, तो उससे क्या हो रहा है, आपका एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, कम बनेंगे। क्या ये बात सबको समझ में? हाँ सर, एक चीज समझ में आ गई कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो कम बनेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, अब दूसरी चीज, ऐसा होता क्यों? क्या आपको नजर आ रहा है आपकी आंखों से कि 6s2 का इलेक्ट्रॉन किसी p ऑर्बिटल में भेजा जा रहा है? क्या लो एनर्जी से हाई एनर्जी में भेजा जा रहा है? हाँ सर, लो हाई कैसे भाई? n+l रूल याद है ना, n+l का मतलब 6 है n, और l आता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ, s ऑर्बिटल के लिए होता है 0, तो यहाँ का इसकी एनर्जी 6, और p के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 1, तो 6 + 1 आ गया आपका 7, तो 6 और 7 इसके क्या होगा, आपके एनर्जी के होगा ऑफ बाउ से। तो ज्यादा कौन होता है? 7, तो ऑब्वियसली p 6p की एनर्जी ज्यादा। तो अगर आपको हाई एनर्जी में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो क्या कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी? हाँ, अब ध्यान से सोचिएगा, जितना बड़ा एटम है, जितना बड़ा एटम है, जितना बड़ा एटम है, क्या वो बॉन्ड अच्छा बनाता है, बेकार बनाता है? भाई जितना बड़ा एटम है, एक ये बॉन्ड देखिए और एक ये बॉन्ड देखिएगा, कौन सी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? सोच के खुद ही बताइए। सर ऑब्वियसली ये वाली बहुत बेकार है, और ये वाली बॉन्ड ज्यादा होगी। तो हम बोलते हैं जिनका साइज जब लगभग बराबर होता है ना, जब साइज कंपेरेबल होता है, तो हम बोलते हैं भाई बढ़िया बॉन्ड बनता है। जब साइज छोटा होता है, बॉन्ड बढ़िया बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, अट्रैक्शन बढ़िया तरीके से करता है न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट करता है, बढ़िया बॉन्ड बनता है। और जहां पर साइज बड़ा हो जाए, वहीं पर बॉन्ड में परेशानी आ जाती है। एक चीज समझ में आ गई? तो बॉन्ड कहीं ना कहीं दिक्कत देगा अगर साइज बढ़ेगा। तो मुझे बताइए, क्या डाउन द ग्रुप आने में, बॉन्ड बनने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? सर बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। एक चीज हो गई। अब ध्यान से सुनिए, इससे होगा क्या। अब हम बात क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम बात कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो डाउन द ग्रुप आने पर मैंने बोला है बढ़ता है, मतलब ऐसे ऑर्बिटल मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है, उस पर जा रहे हैं, क्यों मना कर रहा है। तो एक चीज हमने देखी, साइज की दिक्कत आ गई, कि साइज बड़े होने से बॉन्ड जो है वो वीक बन रहा है। अब सोचिए, अगर बॉन्ड वीक बन रहा है, क्या बॉन्ड आराम से टूट जाएगा? हाँ सर, अगर जो बॉन्ड वीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखूं, अगर जो मेरा बॉन्ड है वो वीक बन रहा है, अगर बॉन्ड वीक है, तो क्या वो इजीली ब्रेक हो जाएगा? हाँ सर, अगर वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो सोच के बताइए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा कम? सर ऑब्वियसली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, इजीली ब्रेक मतलब कम एनर्जी में टूट जाएगा। अब दूसरी चीज, फाइनल चीज, क्या वो स्टेबल होगा? नहीं सर, अगर वीक है तो कहां से स्टेबल होगा, तो वो अनस्टेबल होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल आ गई। अब सोचिए, अगर कोई वीक बॉन्ड बन रहा है, हम कोई भी चीज बॉन्डिंग क्यों, वाई डू एटम्स कंबाइन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग में, जब क्लास 11 में पढ़ते हैं, कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? भाई इसीलिए करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी पाए, और अगर वो कम स्टेबिलिटी पा रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छी बात है। सर ज्यादा अच्छी बात तो तब है ना, जब ज्यादा स्टेबल हो, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, ये बात मानते सबको। तो अगर एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनको स्टेबिलिटी मिलती है, और वो एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। और अगर उनको स्टेबिलिटी कम मिल रही है, तो क्या वो कम एनर्जी रिलीज करेंगे? हाँ, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। बहुत बार बात कर रखी है हमने इसके बारे में, कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। आई थिंक आपसे नहीं करी, शायद ऑनर्स वालों से बहुत ज्यादा करी होगी, आपसे थोड़ी कम करी होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई कहाँ करी बात, तो एक आध बार आपसे भी करी होगी। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। तो यहाँ पर क्या बात करी अभी तक मैंने मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो।
13 ग्रुप के बारे में बात करें, हम बात करें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। एस ऑर्बिटल मना कर रहा है बॉन्ड में, क्यों कर रहा है अब उसकी बात कर रहे हैं। हमने बात करी कि भाई नीचे आने पर जो है वो एस ऑर्बिटल जितनी नीचे आते रहेंगे ना पी ब्लॉक में, उतना एस ऑर्बिटल मना करेगा। क्यों मना करेगा? सबसे पहली बात करी कि साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने से क्या होगा? बॉन्ड खराब बनेगा। अगर बॉन्ड खराब बन रहा है तो क्या कोई इंसान बॉन्ड बनाना चाहेगा? सर मतलब बॉन्ड तो बनाना चाहिए ना, क्योंकि यार स्टेबिलिटी तो तब मिल रही, खराब बने कुछ भी बने स्टेबिलिटी तो मिल रही है। हाँ ये चीज आपने सही बोली। अब ध्यान से आइए, क्यों नहीं बनाना चाहिए यार। अगर एक ऑप्शन होता मेरे पास 6S1 और 6P1 या 6P2 मान लीजिए पहले से ही ऑप्शन होता, क्या मुझे सिक्स, अभी ध्यान से सुनिए, हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं मैं, एक्चुअल नहीं ले रहा, हाइपोथेटिकल केस। मैंने एक ऑप्शन लिया कि 6S1 6X2 पहले से ही प्रेजेंट है, 6S1 6P2 पहले से ही प्रेजेंट है, पहले से ही अनपेयर्ड है। क्या यहाँ मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ी? नहीं सर। यहाँ तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ स्टेबिलिटी आ जाएगी। बट अब मुझे क्या करना है ना, एक केस ये, मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ा के यहाँ भेजना है। तो पहले मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं थोड़ा आपको लेमन लैंग्वेज समझाता हूँ। मुझे कुछ पहले इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर मुझे देखना है क्या मुझे जो रिटर्न है वो ज्यादा मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। यही चीज एटम देखेंगे। आप देखिए, सिक्स आपको क्या अनपेयर करना है इलेक्ट्रॉन? हाँ। तो अनपेयरिंग करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ। तो आपको जो अनपेयर करने के लिए एनर्जी देनी है, क्योंकि आप हाई एनर्जी में भेज रहे हो, सपोज करिए आपकी जो एनर्जी है वो आ गई 80 जूल, आपने दे दी। आपने 80 जूल दे दी। अब बॉन्ड बन रहा है, अब बॉन्ड बन रहा है तो कैसा बन रहा है यार? वीक बन रहा है। अगर वीक बन रहा है तो क्या ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? नहीं सर, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई तो मुझे बताइए प्रॉफिट लॉस। सर अगर कम हो रहा है तो लॉस, कोई भी चीज कम लॉस, कम हो रही है लॉस। तो अगर 80 जूल एनर्जी आपको लगी अनपेयर्ड करने में और आपको भाई 60 जूल मिल रही है वापस, तो 20 रुपए का घाटा हुआ, 20 जूल का लॉस हुआ। क्या कोई एटम लॉस झेलना चाहेगा? नो सर। तो ओवरऑल क्या हुई? स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी? सर ओवरऑल अनस्टेबिलिटी आई। 80 जूल दी, 60 जूल मिली, 20 जूल का नुकसान हो गया। ये वही बात हुई। कहीं ना कहीं भाई 35 लाख की तो इन्वेस्टमेंट थी, 40 लाख का तो घाटा हो गया। उसी टाइप से आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ओवरऑल जो है वो, नॉट आपका, बेसिकली किसी थैलियम का जो है वो घाटा होगा कि यार अनपेयर्ड करने में एनर्जी दे रहा हूँ मैं, ठीक है दे रहा हूँ, अब भाई मुझे उससे ज्यादा तो मिले। भाई बॉन्ड अगर मेरा स्ट्रॉन्ग होगा, वो कहेगा हाँ यार इसमें भी मेरी प्रॉब्लम है, मेरा साइज बड़ा है तो इसी वजह से, तो वो कहेगा भाई मैं सिंगल बॉन्ड बना रहा हूँ, मैं अपने एस ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट नहीं करा रहा। आई होप डेप्थ में समझ में आया होगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये जेडी का यहाँ पर कटआउट है, यहाँ पर जिस पर मुझे फाइन लगा था कॉलेज में, और क्योंकि देर में वो करी थी मैंने रिटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटम्स इन दिस ग्रुप, यहाँ पे कॉन्फिगरेशन S2P1 होती है। किसमें? 13 ग्रुप की बात हो रही है। अगर 14 की बात करूं तो S2P2, 15 की बात करूं तो S2P3। ठीक। मोनोवैलेंसी क्या है? अगर एस इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड रहे, मोनोवैलेंसी मतलब एक ही बॉन्ड बनेगा। अगर ये आपका जो है वो ऐसे ही पेयर्ड रहा तो एक ही बॉन्ड बनेगा। हाँ सर। और क्या होगा? नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, तो इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। कैस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ध्यान से देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर देम। अगर एनर्जी जो चाहिए आपको अनपेयर करने में वो ज्यादा है, एनर्जी जितनी आपको मिली, आपने जितना पैसा लगाया और आपको जितना मिला वो ज्यादा है, आपने पैसा कम लगाया आपको पैसा ज्यादा मिला, तब आपके जो है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी जल्दी हो गई, इफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर देम एक्सीड्स, अगर अनपेयर्ड करने की एनर्जी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितनी एनर्जी मिली, जितना आपने पैसे लगा दिए वो ज्यादा है और आपको पैसे वापसी कम मिल रहे हैं, तो आपका नुकसान हो रहा है, तो आपके एस ऑर्बिटल या एस इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एमएक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ यहाँ पे दे रखी है गैलियम, इंडियम और थैलियम की। थैलियम सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड बना रहा है, सबसे कम एनर्जी बॉन्ड एनर्जी है, तो आप समझ लीजिए आपको 200 जूल जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करने में लगेगी, 153 जूल आपको वापस मिल जाएगी। कितने का नुकसान हुआ सर? 47 जूल का नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं वो, हम बोलते हैं उसके जो एस इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर्ट रहते हैं। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी डाउट अब यहाँ पर हो। सो यहाँ पर हमने बात कर लिया कि पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। सिमिलरली 14 ग्रुप में भी होता है SN2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव में। यहीं से आपका रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी कंसेप्ट आता है। जो +2 में रहना चाहेगा वो क्या होगा सर? मतलब वो +4 से +2 में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है SN2 पॉजिटिव इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बट Pb2+ इज स्टेबल, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज, तो ये SN4 पॉजिटिव में जाना चाहेगा। वेयर Pb2 पॉजिटिव स्टेबल है, तो मतलब Pb4 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव में आना चाहेगा। मतलब ये क्या है? Pb4 पॉजिटिव इज अ गुड रिड्यूसिंग, नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप ये थोड़ी सी चीज आप समझ पाए होंगे। तो बहुत डेप्थ में कोशिश करी समझाने की कि पूरा डिटेल में इनर्ट परफेक्ट समझा दूं किस तरीके से ये आता है, क्यों आता है, बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट आया हो समझ में आया होगा, बॉन्ड वीक होने का कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार समराइज कर दूं तो मजा आ जाए। चलो यार कर देते हैं। तो इनर्ट परफेक्ट
एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता बॉन्ड बॉन्ड बनाने में। क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि भाई उसका घाटा हो रहा है। कैसे घाटा हो रहा है भाई? जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आओगे वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तभी अनपेयर्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन, तभी जरूरत होती है ना। अब थैलियम पैड़ा हुआ है तो आपको क्या जरूरत है उसको 6x1 6p2 करने की? कोई जरूरत नहीं है, उसके भाई ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। मतलब बॉन्ड बना रहा है जरूरत है। अगर बॉन्ड वीक बनेगा तो उसका मतलब क्या है? नुकसान है। अगर बॉन्ड वीक बन रहा है तो आराम से ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम तो आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई बॉन्ड तो बन रहा है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ भाई बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी आ रही है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पहले देनी पड़ रही है, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है? आपको 6s के इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करना है। तो अगर आपने एनर्जी ज्यादा दी और आपको वापसी में कम मिली तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कोई। सो दैट्स वाई एस ऑर्बिटल मना कर देंगे कि भाई हमारी वजह से थैलियम का घाटा हो रहा है, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम दुआएं लेना चाहते हैं थैलियम की, तो हम अपने आप को अनपेयर्ड नहीं करेंगे। आई होप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, एंड आई थिंक यही हमारा लास्ट सवाल भी था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट केमिस्ट्री, जितना मुझे पार्ट करवाना था फॉर फिजिकल साइंस, इतना ही यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए है। आई होप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट जरूर करके बताइए, फीडबैक दीजिए क्या आपको कंटेंट लगा है, तो ज्यादा से लोगों को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजिए, ज्यादा से ज्यादा दुआएं लीजिए, बढ़िया से पेपर दीजिए, एंड आई होप आप सभी के एग्जाम्स बहुत ज्यादा बढ़िया जाएं। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम के लिए। जल्द से जल्द बताइए क्या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या क्या चीजें करी जाएं, तो मिलेंगे आपसे। ऑब्वियसली कोशिश रहेगी नेक्स्ट सेम में भी कुछ ना कुछ आपके लिए करने की, बस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए हमारे साथ। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट सेमेस्टर में। थैंक यू सो मच फॉर माय लेक्चर।